गुड इवनिंग एवरीवन। ठंडी नहीं लग रही? नहीं लग रही, बिल्कुल नहीं लग रही। मैं बेंगलोर में हूँ, बेंगलोर में गर्मी है और मेरा एसी भी ऑन है। माय एसी इज आल्सो ऑन। जस्ट 3 days बैक, 2 days बैक व्हेन आई वाज इन इंदौर में ठंड थी तो मैंने जैकेट पहना था। सो इंडिया में भी कई ऐसी जगह हैं जहाँ भी ठंड नहीं है। अच्छा, आपके यहाँ बहुत ठंड है। कौन सी जगह है आपकी? सिद्धेश्वर। आई एंजॉय टुडे क्लासेस अ लॉट। आज मुझे काफी नए बच्चों से मिलने को मिला। ओके, आई एम इन बैंगलोर। बहुत अच्छा लगा। टुडे आई मीट विद द, अच्छा गोरखपुर। हाँ, गोरखपुर तो बहुत ठंड है। माय फादर टोल्ड मी, तो मुझे काफी ठंड है। मेरे जो बच्चे हैं जो वहाँ क्लासेस करते हैं गोरखपुर में, मेरे इंस्टीट्यूशन में, तो सबको देखता हूँ मैं कैमरे में, दे आर शिवरिंग लाइक दिस। ओके, चलिए अच्छा। आ जाओ बच्चों, जल्दी आ जाओ, फटाफट आ जाओ। 2 मिनट पहले मैं लॉग इन हो गया। फटाफट आ जाओ आप सब। So in the previous lecture, what was the topic of discussion? पिछले लेक्चर में हम क्या कर रहे थे बताओ, फिर आगे चलते हैं। क्योंकि आप लोगों को पढ़ाने के लिए मुझे कोई पीपीटी लेके आनी नहीं होती, और आप लोगों ने मुझसे पहले ही बोला सर आप पीपीटी से मत ही पढ़ाना। ऐसा है ना? आप सबने मुझे बोला कि सर आप पीपीटी से मत पढ़ाना। ओके, कोई नहीं बोल रहे। अच्छा, अभी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। कर लो भाई, कर लो, जल्दी कर लो। तो हम लोग बात कर लेते हैं ना। मैं पूछ रहा था कि आप सबको पीपीटी से पढ़ना पसंद नहीं है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। पसंद नहीं? कॉस्टलेस पसंद नहीं? बहुत बढ़िया। सिंथेटिक रडार फिनिश हो गया था। ओके, जय हिंद सर। इनसेट जी सेट शुरू खत्म हो गया था। ओके, समझ गया मैं। आ जाओ जल्दी, सब लोग आ जाओ। फिर जरा वोटिंग करा लेते हैं। पीपीटी नो लाइक। पर एक बार बताओ, अनअकैडमी में तो सब पीपीटी पढ़ाते हैं, एवरीबॉडी इज टेकिंग पीपीटी। मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब क्लासेस पढ़ाता हो, जस्ट लाइक फील लाइक कुछ नया सोचकर जनरेट करता हो। और रटी रटाई चीजें। हमें नहीं पढ़ना पीपीटी से, आपका रियल लगता है तो हम सबसे पढ़ते भी नहीं सर। अतिश माथुर से बिना पीपीटी के पढ़ाते थे सर। पीपीटी ऐड करते हैं बट बोर्ड यूज करते हैं सर। फॉर फैक्ट पीपीटी इज ओके। पीपीटी बहुत बेकार है। मैंने सर सिर्फ 3 टीचर्स की क्लास ली है 1 ईयर। अच्छा प्रभात, तो फिर क्या हुआ? अगर सर भी कम पीपीटी यूज करते हैं। अच्छा, टाइम बचाने के लिए। आपकी टेक्निक्स अच्छी है पढ़ाने की। ओके, यार ये जीआरएम कौन है? व्हाट इज द नेम? ऑसम आदित्य। ऑसम, अच्छा क्या असम सर। मैं तो आपसे ऑफलाइन, क्या है ऑफलाइन पढ़ चुकी हूँ। अच्छा संदीप, आप मुझसे ऑनलाइन पढ़ चुकी हो। अच्छा प्रभात, आप केएससी अभी भी ज्वाइन किए हो? अभी तो है लेकिन आगे का पता नहीं। अच्छा, गलती से क्लिक हो गया। अच्छा, पूर्वांचल गोरखपुर। अच्छा बेटा, चलो अब शुरू करते हैं। आई थिंक यू ऑल पीपल आर कनेक्टिंग हियर। Shall I start from today? नेहा, नहीं बच्चा, नहीं। You don't start from today. I'll not advise you. अब now we are coming into the myself. Kshitij, अच्छा Kshitij, okay. Yeah, okay. And now you come into the discussion of launch vehicles. So we are coming into the discussion of launch vehicles. देखो मैं बेवकूफ नहीं बनाता, इसलिए मैंने बोला कि मत ज्वाइन करो, कोई फायदा नहीं है, वो समझ में आना नहीं है। क्योंकि अब तो हम एडवांस लेवल की डिस्कशन कर रहे हैं। अब यहाँ पे तो इस वीडियो में आई विल नॉट डिस्कस व्हाट इज अ लॉन्च व्हीकल।
व्हाट इज द लॉन्च व्हीकल? यू ऑलरेडी नो वेरी वेल, जिसकी मदद से हम किसी सैटेलाइट्स को ले जाते हैं, शटल को ले जाते हैं। कितने बच्चे हो आज? जल्दी जरा एक थंबनेल देना। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर लिसनिंग मी टुडे? कितने बच्चे आज मुझे सुन रहे हैं? ओके, 100 ऑलमोस्ट। देखो, जब हम लॉन्च व्हीकल की बात करते हैं ना, इन लॉन्च व्हीकल्स, तो व्हाट इज द यूज ऑफ लॉन्च व्हीकल? एवरीवन नो, लॉन्च व्हीकल की मदद से ही हम किसी सैटेलाइट्स को या शटल को स्पेस में भेजते हैं, यानी स्पेस क्राफ्ट को स्पेस में भेजते हैं। ओके, लॉन्च व्हीकल में होता क्या? देखो, अभी तक मैंने आपको डिफरेंट तरह के सैटेलाइट्स पढ़ाए पिछले लेक्चर में। अब नाउ आई डिस्कस विद यू व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ लॉन्च व्हीकल्स। लॉन्च व्हीकल वही होते हैं जिसकी मदद से स्पेस क्राफ्ट स्पेस में जाता है। मैं आपसे बार-बार कहता हूं, यू ऑल स्टूडेंट्स आर सैटेलाइट्स, वी ऑल टीचर्स आर योर लॉन्च व्हीकल्स। अभी तक आपने स्टूडेंट्स के बारे में देखा था, अब आप फैकल्टीज के बारे में देखो, दोज आर योर लॉन्च व्हीकल्स। अगर सैटेलाइट्स अच्छा चाहिए तो साथ ही साथ लॉन्च व्हीकल भी अच्छा चाहिए। अगर लॉन्च व्हीकल अच्छा नहीं होगा तो सैटेलाइट्स को यू कैन नॉट पुट सक्सेसफुली इनटू द ऑर्बिट। तो ये प्रॉब्लम है, इसे ध्यान रखें। ओके, हमें चाहिए अच्छा सैटेलाइट्स भी और अच्छा लॉन्च व्हीकल भी। तो योर ऑल टीचर्स आर इन योर लाइफ इज वर्किंग एज अ लॉन्च व्हीकल्स। आप लोगों ने सैटेलाइट्स देख लिया, ऑर्बिट देख लिया, अब हम बात करेंगे लॉन्च व्हीकल। देखो, जब कभी भी कोई भी लॉन्च व्हीकल देखोगे तो लॉन्च व्हीकल में दो चीजें होती है। 50% वेट जो लॉन्च व्हीकल में होता है, 50% उसका अपना वेट होता है, सो ओन वेट। So 50% weight in the launch vehicle is the own weight. अब ये own weight का क्या मतलब है? I will discuss with you. और another जो 50% weight होता है किसी भी launch vehicle में, उसके propellant का weight होता है। क्या होता है उसके? propellant का weight होता है। So within any launch vehicle, 50% weight is the own weight and rest of the 50% is the propellant weight. Okay, so 50% weight उसका अपना होता है and another 50% weight जो होता है उसके propellant का होता है। अब अपने वेट का क्या मतलब होता है? भाई, अपनी चीजें जैसे वो लॉन्च व्हीकल बना होता है, उसका अपना वेट, इट्स ओन वेट। जैसे उसकी जो स्टील की जो शीट होती है, चादर होती है, उसकी दीवार है, उसका अपना वेट। उसके अंदर के जो इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस होते हैं, जो हम पेलोड्स वगैरह बात कर रहे थे, लॉन्च व्हीकल है आल्सो देयर ओन पेलोड्स, उन सबका मिलाकर 50% वेट जो होता है वो लॉन्च व्हीकल का होता है। ओके, 50% वेट है अराउंड लॉन्च व्हीकल वेट, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती है लॉन्च व्हीकल में, जैसे एक्सेलरोमीटर होता है, जैसे गायरोस्कोप होता है। आई एम जस्ट राइटिंग सम ऑफ द नेम। एक्सेलरोमीटर होता है, गायरोस्कोप होता है, सी लूप सिस्टम होता है, यू नो, सी लूप सिस्टम होता है, बहुत सारी चीजें होती है। मैं सम ऑफ द एग्जांपल आई हैव रिटन हियर, एक्सेलरोमीटर, गायरोस्कोप, सी लूप सिस्टम, सम ऑफ द एग्जांपल आई हैव रिटन हियर। ओके, सम ऑफ द एग्जांपल आई हैव रिटन हियर, एक्सेलरोमीटर, गायरोस्कोप, सी लूप सिस्टम लाइक दिस। अब असल में क्या होता है ना, इन सबके अपने अपने काम होते हैं। ओके, अब सिमिलरली जैसे प्रोपेलेंट है, प्रोपेलेंट भी होता है तो लॉन्च व्हीकल में होता है। 50% वेट किसी द लॉन्च व्हीकल में उसका प्रोपेलेंट का वेट होता है। Around 50% weight in the launch vehicle is the propellant weight. Propellant किसको कहते हैं? Do you know? Propellant is the sum of fuel plus oxidizer. Propellant is the sum of fuel plus oxidizer. Fuel और इसका देती है what is the fuel and oxidizer everything weight. अब जैसे जरा समझना 50 एक्सेलरोमीटर क्या होता है? एक्सेलरेशन के लिए। जैसे लॉन्च व्हीकल को स्टेप बाय स्टेप के हिसाब से चलना, उसके एक्सेलरेशन के लिए एक्सेलरोमीटर होता है। गायरोस्कोप जो होता है उसके डायरेक्शन को देता है। जैसे आपके एरोप्लेन में भी ना गायरोस्कोप होते हैं। एरोप्लेन में स्टिल हैव नो डायरेक्शंस, वो ऊपर कोई ऐसा कोई मार्ग तो लगा नहीं होता, इस तरफ जाओगे इधर जाओगे, इस तरफ जाओगे इधर जाओगे, ऐसा कुछ डिमार्केशन तो होता नहीं है। तो वहां पर एक्चुअल में वहां पर एक्चुअल में क्या होता है, एक गायरोस्कोप इंस्ट्रूमेंट होता है जो उस एरोप्लेन को भी डायरेक्शन बताता है। भाई स्ट्रेट चले जाओ भोपाल है, लेफ्ट चले जाओ इंदौर है, और राइट चले जाओ तो बेंगलुरु पहुंच जाओगे। ओके, तो गायरोस्कोप प्रोवाइड द डायरेक्शन टू द एरोप्लेन, और वही गायरोस्कोप हम लोग लॉन्च व्हीकल में भी यूज करते हैं, जिसकी मदद से हम सैटेलाइट्स को भेजते हैं। सी लूप सिस्टम पता है क्या होता है? सी लूप सिस्टम पूरी तरह से एक प्रोग्राम होता है। सी लूप सिस्टम इज अ प्रोग्राम। पूरा का पूरा जो प्रोग्राम होता है ना कंप्यूटर वगैरह का, वो सी लूप सिस्टम होता है। पूरा का पूरा जो प्रोग्राम होता है ना, वो सी लूप सिस्टम होता है। जैसे स्टेप बाय स्टेप लॉन्च व्हीकल कैसे काम करना है, सारा कुछ सी लूप सिस्टम के पास होता है। स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करना है, सारा कुछ सी लूप सिस्टम के पास होता है। ये पीपल रिमेंबर। ओके, अब जरा समझना फ्यूल प्लस ऑक्सीडाइजर की क्या जरूरत है। ऐसा होता है, फ्यूल वो होता है जो जलता है, और ऑक्सीडाइजर वो होता है जो ऑक्सीजन कंपाउंड होता है, जो जलने के लिए जरूरी होता है। स्कूल टाइम में भी पीपल हैव लिसन लाइक, यू कैन रीड इट गाइस, ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर द बर्निंग ऑफ फ्यूल। Do you remember the statement oxygen is necessary for the burning of fuel?
ठीक है, पर आप मुझे एक बात बताओ, यहां हमारे अगल बगल हर तरफ ऑक्सीजन है, यहां पर हमारे हर तरफ इन आवर सराउंडिंग है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऊपर ऑक्सीजन कहां है? बस लॉन्च व्हीकल सैटेलाइट को तो ऊपर लेके जा रहे हैं ना, और जब लॉन्च व्हीकल सैटेलाइट को ऊपर लेके जा रहा है, ऊपर ऑक्सीजन है ही नहीं, तो दिस इज द रीजन गाइस, इट इज मस्ट टू कैरी ऑक्सीडाइजर आल्सो, कोई ऑक्सीजन कंपाउंड भी लेकर जाए। अगर ऑक्सीजन कंपाउंड लेकर नहीं जाएगा तो ऊपर ऑक्सीजन नहीं है, फ्यूल विल नॉट बर्न। इसीलिए किसी लॉन्च व्हीकल, सिर्फ लॉन्च व्हीकल में नहीं, हम किसी मिसाइल की भी बात करें तो लॉन्च व्हीकल और मिसाइल में करेक्ट टर्म जो होता है वो प्रोपेलेंट होता है, नो कि फ्यूल। सो लॉन्च व्हीकल में व्हाट वी पीपल कैरी? प्रोपेलेंट पीपल कैरी प्रोपेलेंट्स, एंड प्रोपेलेंट इज व्हाट? फ्यूल प्लस ऑक्सीडाइजर। प्रोपेलेंट इज व्हाट? फ्यूल प्लस ऑक्सीडाइजर। और पता है, इवन मैंने इसरो की साइट पे देखा, प्रोपोर्शन ऑफ फ्यूल प्लस ऑक्सीडाइजर लिखा था 15%, सॉरी 15% ऑफ फ्यूल लिखा था 85%, और यानी इतना ह्यूज ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और मिसाइल्स में भी हम क्यों प्रोपेलेंट यूज करते हैं? मिसाइल आल्सो गोइंग टू अक्रॉस द हिमालय एंड सम ऑफ द हाई गाइस, अपसाइड आल्सो हैव नो ऑक्सीजन। If no oxygen there, how missile will fire? How will catch fire? So this is the reason here correct term is propellant. Propellant वाला concept समझ में आया तो thumbnail देना. UPSC asked the question from propellant, guys. UPSC asked question from propellant. Okay, UPSC asked question from propellant. You should know. Okay, fine. Everybody understood. So किसी भी लॉन्च व्हीकल में 50% इसका अपना वेट होता है, 50% इसका जो प्रोपेलेंट का वेट होता है। प्रोपेलेंट वी आर कॉलिंग एज अ मिक्सचर ऑफ फ्यूल प्लस ऑक्सीडाइजर, तो मिलाकर हम उसे प्रोपेलेंट कहते हैं। तो फ्यूल प्लस ऑक्सीडाइजर combinedly called as a propellant. So they are combinedly called as a propellant. Okay, they are combinedly called as propellant. अब सुनो, एक चीज मैं आपसे फिर बता दूंगा जो कि बहुत जरूरी है। किसी भी लॉन्च व्हीकल में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है उसके प्रोपेलेंट का वेट होता है। मैं इसको प्रॉब्लम मान रहा हूं, मैं इसको एक प्रॉब्लम बोल रहा हूं। किसी भी लॉन्च व्हीकल में 50% जो प्रॉब्लम होता है उसका क्या होता है? वो प्रोपेलेंट का वेट होता है। क्यों प्रॉब्लम बोल रहा हूं? क्योंकि दोस्त 50% वेट फ्यूल प्लस ऑक्सीडाइजर रखना होता है, और 50% वेट इज वेरी ह्यूज वेट। 50% वेट इज वेरी ह्यूज वेट। अगर आप सोचो तो 50% वेट इज वेरी ह्यूज वेट, और वैसे भी इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज वेरी वेरी, अगर ये नहीं होता दोस्त तो हम लॉन्च व्हीकल को लेकर जाते नहीं, क्योंकि सबको पता है अगर इतना सारा प्रोपेलेंट नहीं होगा ऊपर की साइड तो कोई पेट्रोल पंप है नहीं कि हम जाएंगे ऊपर और भरा लेंगे फिर आगे निकल जाएंगे। द रीजन वी डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन फॉर रिफ्यूलिंग अपसाइड। So why 50% is huge amount of weight of propellant is required? क्योंकि upside have no petrol pump. ऐसे नहीं बोलना चाहिए, समझने के लिए अच्छा था। Upside have no option of refueling. This is the correct option. So this is the reason, guys, if people have not other option, and you must have to carry the huge amount of weight of propellants. ये बात समझ में आई? पेट्रोल पंप से it was a तकिया कलाम. You people understood the logic behind it. People will understand about the logic behind it. Okay. So I hope you understood about the concept of the propellants. Okay, concept of propellant you people understood. Now we'll go to the next heading about survive more oxidizer than fuel. अरे बच्चा, ऑक्सीजन इतना ज्यादा जरूरी होता है फ्यूल के लिए, इसलिए ऑक्सीजन को बहुत ज्यादा रखना होता है। ज्यादा ऑक्सीजन कंपाउंड चाहिए फ्यूल के चलने के लिए। Okay, Vanushree. Fine. Now you come into the generation of launch vehicles. Now come generation of launch vehicles. So now come generation of launch vehicle. Generation of launch vehicle. Okay, generation of launch vehicle. Just one minute. जनरेशन ऑफ लॉन्च व्हीकल में देखो, फर्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, फर्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल मैंने शॉर्ट में लिखा फर्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, आप पूरा लिखेगा और जैसे मैं लिख रहा हूं ना उसी पैटर्न को फॉलो कीजिए। फर्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल को वी आर कॉलिंग देम एज अ एसएलवी। ओके, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, satellite launch vehicle. The SLV is a satellite launch vehicle, first generation launch vehicle. Okay.
Satellite launch vehicle. Satellite launch vehicle is a 4-stage launch vehicle. I'm just writing about 4-stage launch vehicle. So satellite launch vehicle is a 4-stage launch vehicle. As I'm writing, you write it. And each and every stages have a solid nature of propellant. You just write. After some time, you will get your answer, guys. आज हम लोग कुछ questions भी solve करेंगे अच्छे से. Next one, you write second generation launch vehicle. Second generation launch vehicle is a ASLV. Its full form is a augmented satellite launch vehicle. Augmented satellite launch vehicle is a 5-stage launch vehicle. Augmented satellite launch vehicle is a 5-stage launch vehicle. 1, 2, 3, 4, 5. Each and every stage have a solid, and solid nature of fuel. Each and every stages have a solid, and solid nature of fuel. जैसे चुपचाप है आप लिखते चलिए, ठीक है? थोड़ी देर बाद हम लोग पहुंचेंगे कंक्लूजन पर. Third generation launch vehicle. Third generation launch vehicle is called PSLV. PSLV, its full form is Polar Satellite Launch Vehicle. And Polar Satellite Launch Vehicle is the 4 stages. Solid, liquid. In this way, I have a 4 stages. Third generation launch vehicle. Next 4th generation launch vehicle, this is called GSLV. And GSLV is called as a Geostationary Satellite Launch Vehicle. Geostationary Satellite Launch Vehicle. Geostationary Satellite Launch Vehicle is a 3-stage launch vehicle. इसमें first stage is the solid, second is the liquid, and third stage is the cryogenic. Third stage is the, I don't have a space, so I'm writing CRYO, GENIC. Okay, CRYO, GENIC, cryogenic stage. This is the cryogenic stage. CRYO, GENIC, cryogenic stage. So CRYO, GENIC, cryogenic stage. Okay, everyone. तो ये थोड़ा ध्यान रखना, cryogenic stage. Those are important here in this case. Cryogenic stage. अब जरा समझना ये हो क्या रहा है, ये स्टेजेस का मतलब क्या होता है, ये हो क्या रहा है. 4 स्टेजेस सब में solid, 5 स्टेजेस solid, ये हो क्या रहा है, इसको मैं थोड़ा समझाता हूँ. ये हो क्या रहा है, that is important for everyone. ये थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, ये हो क्या रहा है. देखो होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ. असल में जो हम लोग प्रोपेलेंट यूज करते हैं ना, अभी मैंने बोला 50% वेट पूरे लॉन्च व्हीकल में प्रोपेलेंट का वेट होता है, और हमारे पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, क्योंकि ऊपर देयर इज नॉट चांसेस ऑफ रिफ्यूलिंग. अब हम क्या करें, हम उसको क्या करते हैं, अलग अलग बॉक्सेस में भर लेते हैं. जैसे मान लो ये लॉन्च व्हीकल है, इसके ऊपर एक कैप है जो सैटेलाइट है, 1 2 3 4 बॉक्सेस ऐसे समझ लो. तो 50% वेट लॉन्च व्हीकल में इसका है, 50% उस बॉक्स का है जिसमें फ्यूल भरा हुआ है, प्रोपेलेंट भरा हुआ है. पहले क्या होता है, फर्स्ट स्टेज वाला प्रोपेलेंट जो होता है ना, उसका फ्यूल जल रहा होता है. एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ द फ्यूल, यू नो व्हाट हैपेंड. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ द फ्यूल, यू नो व्हाट हैपेंड, है ना, वो पता चलता है कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सैटेलाइट को लेकर 5000 किलोमीटर पर जा चुका है. पता चलता है सैटेलाइट 5000 किलोमीटर तक जा चुका है विद द हेल्प ऑफ लॉन्च व्हीकल. तो फर्स्ट स्टेज का मतलब व्हाट, पहला बॉक्स का फ्यूल बर्न. ओके, तो मेरा कहने का मतलब है धीरे धीरे यू नो व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन. पहले फर्स्ट स्टेज का प्रोपेलेंट जल जाता है. अच्छा यू टेल मी, अगर फर्स्ट स्टेज का प्रोपेलेंट या बॉक्स जल गया, लॉन्च व्हीकल का वेट क्या हुआ, रिड्यूस हुआ. व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन ऑफ सैटेलाइट, बढ़ा कि नहीं बढ़ा. तब तक दूसरे स्टेज का प्रोपेलेंट जलने लगेगा बॉक्स का. पता चला 5000 डिस्टेंस 20000 किलोमीटर तक पहुंच चुका है. तो एक स्ट्रेटजी फॉलो की जाती है, और इस स्ट्रेटजी के थ्रू स्टेप बाय स्टेप लॉन्च व्हीकल का वेट भी रिड्यूस कर रहे होते हैं, लॉन्च व्हीकल का एक्सेलरेशन भी बढ़ा रहे होते हैं, और इजी लॉन्च व्हीकल को ले जाकर अपने सैटेलाइट पर रख देते हैं. इजी लॉन्च व्हीकल को ले जाकर अपने सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में रख देते हैं. ये कांसेप्ट है. डेफिनेटली वेट डिक्रीजेस, एक्सेलरेशन इंक्रीजेस. ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं. ओके, वी आर फॉलोइंग दिस स्ट्रेटजी. ओके एवरीवन, और आगे बढ़ते हैं. तो आई होप यू पीपल वेरी क्लियर ये क्या है स्टेजेस. ओके, एक चीज और, जब मैंने आपको एनर्जी चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको क्या बोला था, स्टेजेस मींस यू पीपल वेरी क्लियर ना. हर कोई मुझे थंबनेल देना तो मैं आगे बढ़ूं. धीरे धीरे हर एक कांसेप्ट के बाद मैं आई वांट योर आंसर गाइस. मुझे रिप्लाई किया कीजिए ताकि आई अंडरस्टैंड लाइक यू पीपल आर लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग इट और नॉट. राम नारायण समझ में नहीं आया. मैंने यही बोला बच्चा कि 4 बॉक्स में फ्यूल रख देते हैं. ओके, ऐसे समझो. और पहले बॉक्स के फ्यूल को जब जलता है उसको पहला स्टेज कंप्लीट बोलते हैं. उसके बाद दूसरा स्टेज कंप्लीट हो जाता है, तीसरा स्टेज कंप्लीट हो जाता है. बॉक्सेस के फ्यूल जलने के बाद हम उस बॉक्सेस को वहां से लॉन्च व्हीकल से अलग कर देते हैं, जिससे ओवरऑल लॉन्च व्हीकल का फ्यूल भी यूज हो गया, लॉन्च व्हीकल सैटेलाइट को लेकर हाइट पे चला गया, और वहां से अलग होने के बाद उसका वेट भी कम हो गया लॉन्च व्हीकल का.
Okay, 42 people understood everything. Okay, 43 people understood everything. Okay, अब मैं यही बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो हम, अच्छा एक चीज और देखो, हमने क्या बोला था, गैसियस नेचर ऑफ फिल आर डिफिकल्ट टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. डू यू रिमेंबर? जो गैसियस नेचर ऑफ फिल होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काफी दिक्कत होती है. और इस बारे में हम लोगों ने पीछे भी बात की थी. देखो आपको याद होगा जब हम गैसियस नेचर ऑफ फिल किसी ईरान या रसिया से भी लाते हैं. अब ये देखो भानुसुरी का क्वेश्चन आ रहा है, सर 4 बॉक्स में रखने पे फ्यूल का वेट कैसे कम होता है. सारी कहानी हो गई. आप जाके बोले 4 बॉक्स में रखने के बाद एक एक बॉक्स को अलग किया जाता है. कैसे हम वेट को रिड्यूस करेंगे, स्ट्रेटजी फॉलो की जाती है. 1 मिनट, बाकी बच्चों तुमको समझ में आया कि नहीं? अभी बोल रहे हैं कि 4 अलग, वही क्वेश्चन 2 बार समझाया फिर भी भानुसुरी को प्रॉब्लम है. क्या बताएं? एक एक बॉक्स में सारा फ्यूल रखोगे तो वेट को कैसे कम करोगे? सीधी बात, 4 अलग बॉक्स में रखो, बांट दो फ्यूल को, वेला स्टेज खत्म हुआ, बॉक्स भी अलग हो गया, वेट कम हुआ, फ्यूल भी जल गया और सेटेलाइट ही पहुंच गया 5000 किलोमीटर. पता है दूसरा करेगा. मैं ये बोल रहा हूं कि हम लोग कभी भी गैसेस नेचर ऑफ फ्यूल नहीं रखते हैं. एनर्जी चैप्टर में पहले क्या पढ़ाया था? द डिफिकल्टी टू कैरी गैसेस नेचर ऑफ फ्यूल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. गैसेस नेचर ऑफ फ्यूल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काफी दिक्कत होती है. गैसेस नेचर ऑफ फ्यूल आर डिफिकल्ट टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ये चीज मैंने कल बोला था. ओके, अब यहां देखो कहीं पे आपको लिक्विड और सॉलिड ही दिख रहा है, कहीं गैस दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है. पता है जो हम लोग प्रोपेलेंट या फ्यूल हम लोग यूज करते हैं लॉन्च साइकिल में, ये सारे के सारे सिंथेटिक होते हैं. सिंथेटिक का मतलब होता है ये पेट्रोल डीजल कोयला टाइप का नेचुरल नहीं है. ये सारे के सारे सिंथेटिक केमिकल मिक्सिंग करके बनाए जाते हैं. जो सॉलिड नेचर ऑफ फ्यूल हम लोग लॉन्च साइकिल में यूज करते हैं, दैट इज HTPB. जो लिक्विड नेचर ऑफ प्रोपेलेंट वी पीपल आर यूजिंग इनसाइड इट, दैट इज कॉल्ड UDMH. और जो ऑक्सीडाइजर हम लोग यूज करते हैं, दिस इज N2O4. ये चीजें हम यूज करते हैं. रिफ्रेश कीजिए, मेरी साइड फुल बफरिंग हो रहा है. इज इट सो? बाकी बच्चों बताओ, बफरिंग हो रहा है? नो. ठीक है बच्चों, ये क्या हो रहा है? इट्स ओके. नाउ फाइन. जब 5 बच्चे बोलेंगे प्रॉब्लम, तब मैं रिफ्रेश करूंगा. ध्यान रखना, 1-2 बच्चे में हो सकता है आपकी तरफ नेटवर्क इशू हो रहा हो. ओके, तो मैं बोल रहा था जो सॉलिड नेचर ऑफ फ्यूल हम लोग यूज करते हैं HTPB. लिक्विड नेचर ऑफ फ्यूल यूज करते हैं UDMH. ऑक्सीडाइजर यूज करते हैं, उसका नाम N2O4. HTPB का पूरा नाम है हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉली ब्यूटाडाइन. इसका पूरा नाम है हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन. UDMH का पूरा नाम है अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजीन. अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजीन, HYDRAZINE. और N2O4 का पूरा नाम है नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड. Its full form is nitrogen tetroxide N2O4. So hydroxyl terminated polybutadiene, HTPB full form. Unsymmetrical dimethyl hydrazine, UDMH full form. N2O4 nitrogen tetroxide, it is a full form. But एक बात बता दूं, कभी भी आपके पेपर में HTPB, UDMH, N2O4 का नाम नहीं पूछेगा. मैं सिर्फ लिख दिया हूं क्योंकि इस तरह के प्रोपेलेंट जब आप बुक पढ़ोगे ना, PSLV जहां लिखी वहां पे सारे प्रोपेलेंट के नाम लिखे हुए हैं. Okay, all names are written there. Wherever you read of PSLV, you will get all the names are given there. तो इसका मतलब हम कौन सा सॉलिड नेचर ऑफ प्रोपेलेंट यूज करते हैं? हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन. कौन सा लिक्विड नेचर ऑफ फ्यूल यूज करते हैं? अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजीन. कौन सा ऑक्सीडाइजर वी पीपल आर यूजिंग द नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड. ये सारी चीजें यूज करते हैं. ओके, UDMH. ओके, तो ये कुछ चीजें हैं, जरा ध्यान रखिएगा. ओके, ये कुछ चीजें हैं जो थोड़ा ध्यान रखिए. अब मैं ये सब थोड़ा हटा रहा हूं. आई नीड सम स्पेस, क्योंकि इसके आगे मुझे फीचर्स के बारे में बताना है. शुड आई इरेज? आपने लिख लिया. फिर मैं कह रहा हूं ये फ्यूल के नेचर कभी नहीं पूछेगा. जब भी पूछा गया उन्होंने पूछा वी आर यूजिंग सॉलिड या वी आर यूजिंग लिक्विड, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है. अब सॉलिड नेचर ऑफ प्रोपेलेंट यूज करते हैं, लिक्विड इस तरह से उन्होंने क्वेश्चन पूछा. उन्होंने कभी ये सब इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछा है. कभी भी नाम नहीं पूछा है टेस्ट में. और फिर मैं कह रहा हूं जो स्टेजेस लॉन्च व्हीकल में होते हैं उसी तरह स्टेजेस होते हैं वो मिसाइल्स में भी होते हैं. आपको याद होगा जब हम लोगों ने डुअल यूज टेक्नोलॉजी की बात किया था वासेनार अरेंजमेंट में, तो वहां पे हमने क्रायोजेनिक इंजन की बात की थी. डू यू रिमेंबर?
ओके तो देखो क्रायोजेनिक इंजन जो हमने बात किया था वो यहाँ पर आया कि नहीं आया? सी क्रायोजेनिक इंजन, यही क्रायोजेनिक मैं पूछ रहा था जीएसएलवी में जो यूज होना था। ओके मैं थोड़ा हटा रहा हूँ यहीं पर, मुझे थोड़ी स्पेस की जरूरत है, सो आई नीड सम स्पेस, तो मैं यहाँ से सब हटा रहा हूँ। मैं अगले पेज पे जाके एसटीपी ये सब पूरा फिर से नहीं लिखूंगा, फर्स्ट स्टेज, हाउ मेनी स्टेजेस, हाउ मेनी फ्यूल्स आर देयर, और मैं दोबारा नहीं लिखूंगा। ओके फीचर्स, अब बात करते हैं फीचर्स के बारे में। जानते हो क्या फीचर्स ऑफ जीएसएल एसएलवी का फीचर क्या है? ओके व्हाट अबाउट द फीचर ऑफ एसएलवी, लिसन हियर गाइस, इट कैन कैरी 50 किलोग्राम ऑफ सैटेलाइट इनटू लियो ऑर्बिट। अब तो ओनली 50 किलोग्राम है, कहां से ओनली 50 ग्राम? इट कैन कैरी ओनली 50 किलोग्राम ऑफ सैटेलाइट्स, सो इट कैन कैरी ओनली 50 किलोग्राम ऑफ सैटेलाइट इनटू द लियो ऑर्बिट। अब लियो ऑर्बिट तो बहुत कम है ना, 50 किलोग्राम ऑफ लियो इज वेरी लेस। Okay. And even the first launch vehicle पे इंडिया ने यूज किया था, it was SLV3. It was SLV3. और SLV3 जो इंडिया ने यूज किया था, इंडिया यूज इन 1980। और SLV3 की मदद से जो इंडिया ने भेजा था, SLV3 की मदद से जो इंडिया ने भेजा था उसका नाम था रोहिणी सैटेलाइट। ये कुछ पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे। द नेम ऑफ सैटेलाइट वाज रोहिणी सैटेलाइट। नेम ऑफ सैटेलाइट वाज रोहिणी सैटेलाइट। ओके नेम ऑफ सैटेलाइट वाज रोहिणी सैटेलाइट, यू हैव टू रिमेंबर। ओके इसको याद रखना। शुरुआत में जो नेम हुआ करते थे ना, इसी तरह के हुआ करते थे, रोहिणी सैटेलाइट। एक्चुअली पता है इसके पीछे पूरा पूरा जो कंट्रीब्यूशन वो कलाम है, इसके पीछे पूरा जो है वो कलाम साहब का, ये भी ध्यान रखना, डॉक्टर कलाम। सो कलाम साहब के जो इसके पीछे पूरा का पूरा उनका कंट्रीब्यूशन है। एग्जैक्टली 50 किलोग्राम पेलोड है, मतलब यहाँ पे सैटेलाइट, पूरा ही सैटेलाइट का वेट कह रहा हूँ कि 50 किलोग्राम के वेट को ले जा सकता है, और डिस्टेंस भी ज्यादा नहीं है। देखो लियो में ले जा रहा है। पता है इसके पहले के पहले सारा का सारा जो सैटेलाइट था रोहिणी के पहले, वो सब विदेशी कंट्री की मदद से भेजा गया था। देखो ना आर्यभट्ट 1975 में गया था, तब तक तो हमारा बना ही नहीं था, हमारा पहला तो 1980 में यूज होता है। तो शुरुआत में जो हमारा ये सब था सैटेलाइट वगैरह, भले पास की दूरी वाला था, सबका सब किससे गया था? फॉरेन लॉन्च व्हीकल की मदद से। सबका सब फॉरेन लॉन्च व्हीकल की मदद से गया था। ओके सबका सब फॉरेन लॉन्च व्हीकल की मदद से गया था। ओके रिवन फाइन, सबका सब फॉरेन लॉन्च व्हीकल की मदद से गया था, याद रखेगा। एक बात और बता दूं, जब SLV3 लॉन्च हुआ था, वो भी बहुत बड़ी कहानी है। उसके बहुत सारे वीडियोस और वगैरह भी वायरल होते हैं, ये भी आप लोग जानते होंगे, वो वीडियोस वगैरह जो वायरल होते हैं। क्या वीडियो वगैरह वायरल होता है? आई होप यू पीपल नो वेरी वेल। ओके कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम लोग साइकिल से लेकर जाते हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम लोग बुलेट कार्ट से लेकर जाते हैं, है ना। वो जो वीडियोस जो आप पिक्चर्स वगैरह जो फेसबुक में देखते हैं ना, ध्यान रखिएगा वो SLV3 ही की कहानी है, जिसकी कोई इज्जत नहीं है आज। लोग ये कह के भूल जाते हैं कि 70 साल में देश में कुछ हुआ ही नहीं। ये देश ने पहली शुरुआत की थी 1980 में, पीछे का 70 साल ही है। प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग नई जनरेशन को कुछ नॉलेज ही नहीं है, तो आप कुछ भी मान लीजिए। याद रखिएगा कितनी मुश्किल से कलाम साहब ने SLV3 को सक्सेसफुल किया था। उस समय सतीश धवन वहां के हेड हुआ करते थे इसरो वगैरह में। ओके आपको पता है वो कहानी, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ये वीडियो आज भी बहुत वायरल है, बहुत ही वायरल है। वीडियो आपको फेसबुक पे मिल जाएगा, करोड़ों करोड़ों लोगों ने इस वीडियोस को देखा है। कलाम साहब कहते हैं कि जब हम लोग SLV2 जब फेल हो जाता है, हमारा SLV3 के पहले SLV1 SLV2 हम जब ट्राई करते हैं फेल हो जाते हैं, होता क्या है असल में? होता क्या है जब इंडिया SLV1 SLV2 में फेल होता है, सोचो लीडरशिप क्या होती थी उस समय। तो कलाम साहब कहते हैं अब सारे के सारे मीडिया हमारे पास आते हैं, सारे के सारे मीडिया वाले आते हैं। पता है उस समय क्या होता है? लोगों के पास जवाब नहीं होता देने के लिए, तो सतीश धवन आते हैं और मीडिया के सामने सीधा बात करते हैं और कहते हैं जो भी फेल हुआ है SLV1 SLV2 जो भी, उस सबके पीछे जिम्मेदार मैं हूं। मतलब अपने पूरे टीम को गलत ठहराने की जगह वो खुद अपने आप को कहते हैं आई एम द रीजन बिहाइंड द फेल्योर ऑफ SLV1 SLV2। ये कलाम साहब की वीडियोस हैं, आप देखिएगा आपको मिलेगा। आपको करोड़ों लोगों ने देखा उससे। लिटरली हमारी टीम साइकिल से उठाकर बुलेट कार्ट से ले जाकर सामान इकट्ठा करके कैसे सक्सेसफुल बना रही थी, आप सुनो, वो रोहिणी ही है।
वो रोहिणी ही है दोस्त। बाद में क्या होता है, बाद में जब SLV3 सक्सेसफुल हो जाता है और इंडिया SLV3 की मदद से 1980 में अपना सैटेलाइट सक्सेसफुली भेज दिया रोहिणी, अब कलाम साहब कहते हैं जानते हो, नई जनरेशन को बताते हैं जानते हो तब क्या होता है। अब फिर सतीश धवन आते हैं सामने और कहते हैं देखो ये सारा का सारा मेरी टीम ने किया है, with all the entire success my team worked a lot day night, they never seen what is going on and finally they made successful। तो कलाम साहब वही कहते हैं आज के लोगों की तरह नहीं, सफलता हुई तो क्रेडिट खुद ले लीजिए और गलती हुई तो दूसरों का कारण बता दीजिए। जब गलती हुई तो सतीश धवन ने अपना कारण माना और जब सफल हुए तो अपनी टीम को बोला इनकी वजह से सफल हुए, मेरा इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। इन दैट वे समथिंग लाइक दिस। तो ये होते थे दोस्त पुराने जमाने के लीडर कलाम साहब। और क्या क्या जो मैं आपसे बार बार कहता हूँ, ऐसी सोच के लोग आज के लीडर वगैरह भी नहीं होना, साइंटिस्ट का चलेगा। ओके सो ये मेरे ख्याल से यू पीपल अंडरस्टूड रोहिणी एंड कलाम साहब वाला जो पूरी स्टोरी थी मैंने आपको ब्रीफ में समझा दिया। It was really the proud moment. And one more thing guys, जो हमने SLV3 यूज किया था, भेजा था, वो थुम्बा रॉकेट लॉन्चर से भेजा गया था। वो थुम्बा रॉकेट लॉन्चर से भेजा, लॉन्चिंग सेंटर से भेजा गया। थुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर से भेजा गया। आई हैव अ क्वेश्चन गाइस, अब थुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर जानते हैं या नहीं? फ्रॉम वेयर इंडिया लॉन्च्ड इट, थुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर। फ्रॉम वेयर इंडिया लॉन्च्ड इट, थुम्बा रॉकेट। एनीबॉडी कैन टेल मी वेयर इज द थुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर? मुझे पता है आप नहीं जानते। क्यों नहीं जानते इसका भी कारण पता है। पता है क्या, असल में थुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर आज नाम है ही नहीं। थुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर का नाम आज बदलकर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर हो गया है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर हो गया है। और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर मेरे ख्याल से आप हर कोई जानते हैं, वेयर इज इट? तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम। इसीलिए जब आप थुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर पूछते हैं तो जल्दी आपको नहीं मिलता है, क्योंकि आज ये रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर का नाम बदलकर विक्रम साराभाई। लेकिन जब नाम थुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर था उसी समय हमने SLV3 सक्सेसफुल किया था, इसलिए नाम में थुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर आता है। सो यू डोंट बी कंफ्यूज। ओके सो यू पीपल डोंट बी कंफ्यूज हियर इन दिस केस। ओके सो यू पीपल डोंट बी कंफ्यूज हियर इन दिस केस। ओके एवरीवन, आगे बढ़ते हैं। सी नेक्स्ट पॉइंट हियर इन दिस केस, दैट इज इंपॉर्टेंट। So SLV is over. Okay, SLV is over. लेकिन सुनो आज SLV पूरी तरह से बंद हो गया है। क्यों बंद हो गया? क्योंकि देखो इसकी क्षमता देखो 50 किलोग्राम। क्या ले जाओगे यार 50 किलोग्राम में? कुछ भी नहीं जाएगा। ओके कुछ भी नहीं जाएगा। तो 50 किलोग्राम टुडे इज रिप्लेस्ड। आई एम गोइंग टू इरेज दिस गाइस, मैं थोड़ा हटा रहा हूं, मुझे थोड़ी जगह चाहिए क्योंकि मुझे यही बताना है। तो यू विल गेट द कंपैरिजन ऑल्सो। मैं अलग पेज में फिर से SLV नहीं लिखने जाऊंगा, इसे यू विल गेट द कंपैरिजन आल्सो। अच्छा पहले में ये हुआ है, दूसरे में ये इंप्रूव कर दिया है, दूसरे में ये हुआ है, तीसरे में इंप्रूव कर दिया है। 5 स्टेप्स है यहाँ पे जरा समझना। ASLV के केस में इसकी कैपेसिटी बढ़ाई गई, इसको 150 किलोग्राम कर दिया और 150 किलोग्राम को हम लोग कहां भेज रहे हैं? वी आर पुटिंग इनटू द लियो। लेकिन जानते ये भी बाद में रिटायर कर दिया गया क्योंकि 150 किलोग्राम में भी पीपल कैन नॉट कैरी इवन द प्रॉपर वेट ऑफ द सैटेलाइट्स, सो इट इज आल्सो रिटायर्ड टुडे। इट इज आल्सो रिटायर्ड टुडे। ये आज पूरी तरह से ये भी रिटायर्ड हो चुका है। सो इट इज आल्सो रिटायर्ड टुडे। ओके इट इज आल्सो रिटायर्ड टुडे। सो इट इज आल्सो रिटायर्ड टुडे। और आगे बढ़ते हैं। नाउ विल गो इनटू द PSLV एंड GSLV। और सुनो आज ना तो SLV काम कर रहा है ना ASLV काम कर रहा है, आज PSLV एंड GSLV काम कर रहा है। इनको विल गो इन डिटेल। Okay, as today this entirely SLV is replaced and we people are only using the PSLV and आज एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही मजेदार। So one side is PSLV, the one side is PSLV, and second side is GSLV. Second side is GSLV। जरा समझना, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफी कंफ्यूजिंग है और आज के बाद कभी कंफ्यूज नहीं होगा। इसके साथ ही साथ है 18 का क्वेश्चन भी पूछा था PSLV का, अभी सामने लगाएंगे। ओके लिसन, first of all you people note down what is the full form of PSLV, because through full form you will get some answer. PSLV its full form is Polar Satellite Launch Vehicle. This is Polar Satellite Launch Vehicle. GSLV is called as a Geostationary Satellite Launch Vehicle. This is Geostationary Satellite Launch Vehicle. So PSLV is a Polar Satellite Launch Vehicle. GSLV is a Geostationary Satellite Launch Vehicle. ये जरा ध्यान देना। So PSLV is a Polar Satellite Launch Vehicle. GSLV is a Geostationary Satellite Launch Vehicle. 1 point.
Okay, so PSLV is a polar satellite launch vehicle and GSLV is a geostationary satellite launch vehicle. और सुनना, अब जरा समझना। एक्चुअली जानते हो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हम क्यों कहते हैं? इसके पीछे पर्पस था शुरुआत में। क्या पर्पस था? पर्पस था कि पोलर सैटेलाइट मतलब व्हाट? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट मींस रिमोट सेंसिंग। आपको याद है ना, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को वी आर कॉलिंग देम पोलर आल्सो। व्हाई रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट वी आर कॉलिंग देम पोलर आल्सो? आई होप यू पीपल नो वेरी वेल। ओके, आई होप यू पीपल नो वेरी वेल। ओके, हम उसे पोलर क्यों कहते हैं? आई होप एवरीबॉडी नो वेरी वेल। असल में होता क्या है पता है? क्योंकि वी आर पुटिंग द सैटेलाइट इनटू द पोलर पोजीशंस। वी आर पुटिंग इनटू द पोलर पोजीशंस। ओके, होता क्या है? रिमोट पोलर सैटेलाइट या रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को एक्चुअल में लियो डिस्टेंस पर ले जाने के लिए, लियो मींस व्हाट? पोलर पोजीशन पर। लियो में कौन सा पोजीशन होता था? पोलर। सो अल्टीमेटली इस लॉन्च व्हीकल को बोला गया पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पर्पस पोलर सैटेलाइट्स को लियो ऑर्बिट में ले जाना, इसका पर्पस था। To put the polar satellite or remote sensing satellite into LEO or polar orbit. This is called what? This is called as a PSLV. वहीं दूसरी तरफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का काम क्या था? इसका काम था कि हम इनसेट या जीसेट सीरीज के जो सैटेलाइट है ना, इनसेट या जीसेट सीरीज के जो सैटेलाइट है ना, उनको हम जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में ले जाएं। उनको हम कहां ले जाएं? तो जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में ले जाएं। तो आई होप यू पीपल कैन अंडरस्टैंड। सर नेम या नॉमेनक्लेचर जो दिया गया एक्चुअली वो परफॉर्मेंस वाइज दिया गया। सो जो नॉमेनक्लेचर दिया गया वो परफॉर्मेंस वाइज दिया गया कि एक ऐसा लॉन्च व्हीकल बनेगा जो पोलर सैटेलाइट या रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को पोलर ऑर्बिट में ले जाएगा, और ऐसा लॉन्च व्हीकल बनेगा जो इनसेट या जीसैट को जो 36,000 पर जाते हैं उनको 36,000 प्लस माइनस 5,000 6,000 पे जाते हैं वहां ले जाएगा। यू विल क्लियर और नॉट? वहां ले जाएगा। ओके, वहां ले जाएगा। तो आई होप पीपल वेरी क्लियर मैं क्या कहना चाह रहा था, यू पीपल अंडरस्टूड। बट हुआ क्या? अब वही चीज समझनी है क्योंकि वहीं पर कंफ्यूजन है। धीरे धीरे हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं। धीरे धीरे हुआ क्या, जरा समझना। असल में हुआ क्या, सुनो। आगे चलकर जो हम लोग का IRNSS गया था, पता है IRNSS क्या है? मैंने आपको पढ़ाया था 3 GEO and 4 GTO। याद आ रहा है? IRNSS है टोटल 7 कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट्स, जिसमें 3 सैटेलाइट्स को हम लोगों ने GEO में और 4 सैटेलाइट्स को हम लोगों ने GTO में लगाया था। और GEO और GTO की डिस्टेंस कितनी होती है? 36,000 प्लस माइनस 5,000 6,000। वो सारे के सारे IRNSS के जो 7 सैटेलाइट भेजे गए थे ना, कहां? GEO और GTO में। वो सारे GEO और GTO में PSLV की मदद से ही भेजे गए थे। अरे सर ये तो 36,000 पहुंच गया, और क्या? धीरे धीरे सुनो, अभी 36,000 भी नहीं दोस्त, उसके और ऊपर निकलो। तुम लोगों ने सुना होगा PSLV C11 की मदद से इंडिया ने तो कहानी ही कर दिया। क्या कहानी कर दिया? इंडिया ने 3 लाख किलोमीटर भी सक्सेसफुल कर लिया चंद्रयान 1 प्रोजेक्ट। ओ माय गॉड सर, ये तो दूरी पे दूरी करता जा रहा है सर, GSLV की क्या जरूरत है? अरे रुको ना प्रभु, रुको, हड़बड़ाओ नहीं। हम तुमको पढ़ा रहे हैं, ठीक है? हमको पता है कब बोलना, अभी चुपचाप देखते चलो हो क्या रहा है। PSLV अभी आपको पोलर सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को लियो में ले जा रहा है या पोलर में, ये समझ में आ रहा था। फिर आपको लगा बाप रे बाप, ये तो IRNSS को जियो GTO में ले, आप कह रहा अरे बाप रे बाप, उसका भी बाप क्या? PSLV से चंद्रयान 1 को ले जा रहा है। माय गॉड, चलो बोलो माय गॉड। ओके, अगर तुम लोग PSLV C11 से अगर तुम लोग चंद्रयान 1 को ओ माय गॉड बोलोगे तो मंगलयान सुनो। मंगलयान जो गया है वो तो PSLV C25 से गया है। सोचो, मंगलयान की डिस्टेंस तकरीबन 400 लाख किलोमीटर। ये बताओ, अगर तुम चंद्रयान 1 को ओ माय गॉड बोल रहे हो तो मंगलयान को क्या बोलोगे? चुपचाप जाकर कुतुब मीनार से कूद जाओ, यही बोलोगे। अरे सर ये तो आप मतलब क्या कर रहे हैं सर, सारा कंसेप्ट ही उल्टा सीधा करने। अरे कुछ नहीं उल्टा सीधा, चुपचाप सुनो जो है। अभी प्रॉब्लम क्या है कि तुम लोग को बताता ही नहीं सब चीजें क्या है। आएंगे समझ PSLV C11 चंद्रयान खत्म कहानी, इसमें खत्म हो गया। अरे ये तो शुरुआत भी नहीं हुआ जहां पे तुम खत्म कर दिए तुम लोग। लॉजिक तो मैं बताता हूं, क्वेश्चन पेपर कर रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं। IAS 2018 किसी के बस का नहीं है क्वेश्चन छुपाना। अभी देखिएगा, अभी शेयर कर देना जी 2018 में जो क्वेश्चन लॉन्च व्हीकल वाला PSLV GSLV आया था, वो तो मैं आप लोगों को पहले क्वेश्चन पेपर नहीं दिखाता हूं। पहले दिखाता हूं भाग जाओगे क्लास छोड़ के, बाद में दिखाता हूं। ओह माय गॉड, यू पीपल अंडरस्टूड, वाओ सर, वाओ कुछ नहीं। ठीक है, मुस्कुराइए, आप रवि सर की क्लास में हैं। अच्छा, बटरिंग भी ना कीजिए। ओके चलिए, बस चुपचाप पढ़ाई कीजिए, हमको IAS निकलिए और फिर हमारा काम हो, फिर हम आपकी बटरिंग करेंगे। लिटरली बता रहे हैं बटरिंग क्या करेंगे मतलब। चलिए ओके, खूब पढ़िए मन लगा के, ठीक है? अरे हाँ जी, हाँ वैसे तो मुस्कुराइए आप रवि सर की क्लास में। हाँ, रवि सर को मुस्कुराना पसंद है और रवि सर को स्टूडेंट भी मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं। और क्लास जब भी बोलने होती है तो रवि सर कुछ ना कुछ हंसा ही देते हैं, रवि सर की शुरू से आदत है।
क्योंकि रवि सर हमेशा कलाम सर को फॉलो करते हैं कि रवि देखो ऐसा है, क्लास बोर हो जाए तो उसको बोर मत होने दो, क्योंकि क्लास अगर बोर हो जाएगी तो अटेंटिव नहीं होगी, अटेंटिव नहीं होगी तो कॉन्सेंट्रेट नहीं होगी यार क्लास में, है ना। तो अच्छा टीचर वही होता है जो क्लास को बोर भी ना होने दे, सिर्फ पढ़ावे नहीं। लेकिन ये नहीं होना चाहिए इंटरटेनमेंट के चक्कर में पता चले कि मस्ती हो रही, आधा घंटा पढ़ाई रोक कर। तो वो सब बहुत सही बात कहते थे। एक अच्छा टीचर वो है जो स्टूडेंट को हमेशा बांधे रखता है। अच्छा एक्टर वो है जो किसी ना किसी तरीके से, है ना, जो भी ऑडियंस है किसी को बोर ना होने दे, कुछ एक्टिंग से, कुछ डायलॉग से, कुछ तरीके से, कुछ बिहेवियर से, तो वो चीजें मैटर करती हैं। चलिएगा, तो हम भी एक्टर हैं और क्या है। चलिएगा, आइए और आगे आते हैं। थोड़ा अनअकैडमी आते रहना चाहिए ना। चलिएगा, हाँ, अब देखिए थोड़ा यहाँ पे मैं आपको क्या बताता हूँ इनसाइट और जी साइड। देखो, अब पीएसएलवी के लिए दूरी तो कोई मैटर कर नहीं रही है, बिल्कुल आप लोग ये सोचोगे। ओके, अब यहाँ पर तुमको क्या यहाँ यही लग रहा है ना कि मतलब ये लग ही नहीं रहा है कि यहाँ दूरी का तो कोई मैटर है ही नहीं, क्योंकि दूरी पे दूरी, दूरी पे दूरी, दूरी पे दूरी पीएसएलवी लेके जा रहे हैं। अभी हम तुमको बताते हैं, अभी तुमको बताते हैं। पर्सनल जानते हो, दूरी पे दूरी तो ले जा रहा है, पर पता है इन सबों का मास कितना है, जरा हम तुमको समझाते हैं। ये जो आईएनएस सब लेके गए हो ना, ये सब 1300-1400 के अंदर है, सब 1300 किलोग्राम के लमसम है, प्लस माइनस थोड़ा और मान लो। Did not across any single one more than 1500. चंद्रयान 1 का मास पता है कितना है? 1380 किलोग्राम। मंगलयान 1 का मास पता है कितना है? 1350 किलोग्राम। तो सर ये तो एक भी 1500-1600 तो है ही नहीं सर। हाँ, तो मैं भी वही कह रहा हूं ना, ज्यादा मास नहीं ले जा सकता। और मंगलयान जो गया था ना, वो तो मजबूरी में गया था, उतनी दूर तक भी नहीं जा सकता। तो सर आप ये कह रहे हैं कि 400 लाख किलोमीटर जो पीएसएलवी पहुंचा था वो बाई चांस पहुंच गया था, 400 लाख मंगलयान वो ऐसे पहुंच नहीं सकता था। और क्या, आप ऐसे कितने बच्चों ने मिशन मंगलयान मूवी देखी है? जल्दी हाथ उठाइए, कितने बच्चों ने मिशन मंगलयान मूवी देखी है? बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी मूवी देखी है। तो मेरी बात आप जल्दी समझ जाएगा। मिशन मंगलयान मूवी में विद्या बालन कहती है अभिषेक बच्चन से, कह रहा हूं सॉरी, अक्षय कुमार से, ये बताओ जब पैसा कम है, सरकार बजट कम दे रही है, तो क्या जरूरी है कि हम लोग 2013 में ही मंगलयान भेजें? 2013 में ही मंगलयान भेजें? तो अक्षय कुमार कहता देखो, अगर 2013 में हम लोग मंगलयान मिशन नहीं भेजेंगे तो चाइना बहुत आगे निकल रहा है, और इस समय हम लोग के पास मौका है कुछ करने के लिए, दुनिया को कुछ दिखाने के लिए कि स्पेस रिसर्च में आप लोग इंडिया को कम मत आकिए। और 2013 टाइम में हो क्या रहा था कि जो मार्स था वो अर्थ के काफी करीब आ रहा था। अब मार्स अगर अर्थ के बहुत करीब आ रहा था तो आप खुद समझ सकते हैं यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या हो रही थी कि दूरी ज्यादा नहीं तय करनी थी, दूरी ज्यादा तय करनी ही नहीं थी। मार्स वाज वेरी क्लोज फ्रॉम द अर्थ, और तब जाके 400 किलोमीटर सोचो। तो अगर हम प्लैनेट्स वगैरह पे मूवमेंट होते हैं ना, अगर इस साल हम नहीं भेजेंगे तो हमको कम से कम 7-8 साल फिर वेट करना पड़ेगा उस तरह के डिस्टेंस तरह के। और एक बात और बताता हूँ, सिर्फ भारत ही नहीं, अमेरिका का नासा भी मैवन मिशन भेजा था 2013 में, जब हमने अपना मंगलयान भेजा था। मैवन मिशन, MAVEN, जो मैं आगे भी बताऊंगा गणेश स्पेस मिशन में। ओके, अब फिर बात थी कि ठीक है चलो भेजते हैं, फिर बात हुई यार फंडिंग कम है, पैसा कम है, कम पैसे में हमको सफल बनाना है, अब क्या किया जाए? तो हम जीएसएलवी भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जीएसएलवी काफी महंगा लॉन्च व्हीकल होता है। हम जीएसएलवी नहीं यूज कर सकते, उसमें क्रायोजेनिक इंजन होता है और जीएसएलवी बहुत महंगा लॉन्च व्हीकल होता है। अब क्या किया जाए? करना तो यूज पीएसएलवी था, और 400 लाख किलोमीटर पहुंचाना भी बहुत बड़ा रिस्क था। काफी बच्चों ने बोला कि सर वो पूरी वाला कंसेप्ट है। विद्या बालन घर जाती है और देखती है कि कैसे पूरी जो है तला जाता है, मतलब पूरी तल दिया, अगर तेल कढ़ाई में गर्म हो जाए उसके बाद भी अगर हम एलपीजी को बंद करते हैं तो भी 5-7 पूरी एक्स्ट्रा निकल जाती है। यानी कहने का मतलब है जब लॉन्च व्हीकल एक्सीलरेशन फेज में है उसका इंजन बंद कर दीजिए, तो जो एक्सीलरेशन हो चुका उसके बेसिस पर वो इंजन बंद करने पर उतनी दूर तक और आगे निकल जाएगा उसकी एनर्जी से, और जब तक दूर निकलकर धीरे धीरे स्पीड कम हो रही है उसको फिर बढ़ा दीजिए, इंजन फिर ऑन कर दीजिए। ऐसे करते 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 इंजन ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, फ्यूल सेव करते 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 हम लोग पहुंच जाएंगे मंगल। सुनो, ऐसा ही हुआ और सफल भी हो गया। क्या समझ रहे तुम लोग इसरो? क्या समझ रहे तुम अक्षय कुमार और विद्या बालन को? नई बात समझ में आई? ये बताओ, हम पीएसएलवी तुमको बुराई भी कर दिए, पीएसएलवी तुमको बड़ाई भी कर दिए, दोनों चीज कर दिए। बड़ाई इसलिए कर दिए कि मंगलयान सफल किया है, अब बुराई नहीं करेंगे तो फिर जीएसएलवी को बेहतर कैसे बनाएंगे? आप मेरी बात को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? पीएसएलवी की मैंने बड़ाई क्यों की? मंगलयान लेकर गया। पीएसएलवी की बुराई क्यों करूंगा? क्योंकि जीएसएलवी को बेहतर बताना है। तो दोनों चीजों को एक बैलेंस तरीके से रखिएगा। तो ठीक है सर, अब जीएसएलवी को बेहतर बना लीजिए। अब सुनिए, जीएसएलवी को समझने के लिए हम लोग को जीएसएलवी के वेरिएंट पे जाना पड़ेगा। जीएसएलवी को समझने के लिए हम लोग को जीएसएलवी के वेरिएंट पे जाना पड़ेगा। इधर आओ,
GSLV के कौन कौन से वेरिएंट हैं? यू जस्ट लिसन गाइस, हाउ मेनी वेरिएंट्स ऑफ GSLV? लिसन गाइस, GSLV के कितने वेरिएंट हैं जरा सुनना। GSLV MK1, MK1 में दो, 1A और 1B, 1A और 1B। GSLV MK1 में 1A और 1B, GSLV MK1 1 में 1A और 1B। ओके, GSLV 1A की कैपेसिटी थी दोस्त 1500 किलोग्राम के सैटेलाइट्स को, 1500 किलोग्राम के सैटेलाइट को GTO में ले जाना। 1B की कैपेसिटी थी 1900 किलोग्राम के सैटेलाइट को GTO में ले जाना। GTO means what? 36,000 plus minus 5,000 6,000, 36,000 plus minus 5,000 6,000। हर किसी को पता है भाई, हर किसी को पता है ना, ठीक है। दूसरा आता है GSLV MK2। दूसरा कौन सा आता है? GSLV MK2। दूसरा आता है GSLV MK2। GSLV MK2 में क्या होगा? GSLV MK2 की जो क्षमता है जरा देखो, अगर हम 2500 किलोग्राम के सैटेलाइट को ले जाते हैं तब तो आप ले जाइए GTO में, लेकिन अगर इसका मास आप डबल करके 5000 किलोग्राम कर देते हैं तब तो ये जाएगा लियो में, तभी ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। यू पीपल शुड बी क्लियर। हाँ सर, वो तो वैसे भी समझ सकते हैं, अगर मास का वेट कम है तो डिस्टेंस ज्यादा होगा, मास का वेट ज्यादा है तो डिस्टेंस कम होगा, कॉमन सेंस। और तीसरी चीज यहीं पे आपको बता दूं, तीसरा है GSLV MK3। तीसरा है GSLV MK3। GSLV MK3 की कैपेसिटी भी देख लो, अगर 4000 किलोग्राम का सैटेलाइट है ना तो वो ले जाएगा GTO में, वो ले जाएगा GTO में। अब ये जगह नहीं है क्या? ओ तेरी की, नहीं लिख पाऊंगा, अब क्या करें? अब क्या करें? एक काम करते हैं, इसको हम ऊपर लिख देते हैं, भूल दिखाई नहीं दे हमको, है ना, चश्मा लगाने से और कम दिखाई दे रहा है आपको। ओके, क्या बताएं, है ना, ये देखो, ये ऊपर लिख देते हैं GSLV MK3 की कैपेसिटी क्या है? GSLV MK3 की कैपेसिटी है, अगर वो 400 किलोग्राम का सैटेलाइट 4000 किलोग्राम का ले जाएगा तो GTO ले जाएगा। और अगर 8 टन से 10 टन कर दोगे, 8 टन से 10 टन का मतलब होता है 8000 से 10,000 किलो, तो ये लियो में ले जाएगा, तो ये लियो में ले जाएगा, लो अर्थ ऑर्बिट में, ध्यान रखिएगा। तो सर यहाँ पे मतलब 8000 से 10,000 किलो या 8 टन से 10 टन को हम लियो में, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और 4000 किलो को GTO में, बहुत बढ़िया। यही चीज मुझे भी बतानी थी। एवरीबॉडी क्लियर? क्लियर बच्चों? अच्छा, तुम लोग को क्या दिख रहा है? सर यही दिख रहा है बहुत ही सिंपल तरीके से, अगर वेट कम है दूरी ज्यादा है, अगर वेट ज्यादा है दूरी कम है। लॉजिक क्लियर? तो सर इसका मतलब ये है कि जियोस्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल लियो में भी ले जा सकता है, ले ही जाता है, ले क्या जा सकता है, ले ही जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जरा एक पूछलिया वाला क्वेश्चन पूछो, देखिए यहाँ से कितने बच्चे मुझे बढ़िया सा आंसर दे सकते हैं। कुछ ही बच्चे हैं जो 10-20 बच्चे हमको बाबल लिखते थे, रेहान है, मनीष है, शिखा है, सिद्धि है, मतलब कुछ ही बच्चे हैं जो हमको थोड़ा लिखते, बाकी बच्चे सब अपना भगवान भरोसे चल रहे हैं। ठीक है, थोड़ा तुम लोग भी रिप्लाई दे दिया करो यार, हमारा भी एनर्जी थोड़ा सा अच्छा रहता है। ठीक है, चलिए अब थोड़े कुछ और बच्चे बड़े हैं। हाँ सर, हम भी हैं, दे दिया करो कहीं बीच बीच में। ठीक है, कम से कम तुम्हारा हमारा हिम्मत बढ़ा दिया करो, हम इतनी देर से तुम्हारे लिए चिल्लाते हैं, चलेगा। नहीं, हमेशा नहीं चाहिए, हमेशा तो दोगे तो फिर दिमाग कब लगाओगे, कभी बीच में दे दिया करो। हाँ सर, जब तुमको लगे हाँ यहाँ कुछ अच्छा हमको लिटरली मिला है रवि सर से सीखने को, बाकी ये तो हम जान ही रहे थे कौन सा बहुत बड़ी चीज रवि सर सिखा रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा दे दिया करो जहाँ लगे हाँ कुछ फायदा हुआ रवि सर से। अब ये नहीं कि हर जगह ये फायदा, हर जगह हाथ जोड़ लो, नहीं, वो वाला नहीं चलेगा। मेरा फर्स्ट क्लास है सर सारी का। हाँ बच्चा, तब तुमको नहीं समझ में आ रहा होगा, हमको पहले ही बताया बच्चा। ठीक है, चलो, हाँ बहुत साफ साफ आदमी है, साफ साफ दिल गया, साफ साफ बोल देते हैं। ठीक है, चलो, तो नहीं आ रहा होगा बेटा, आई एम सॉरी, क्योंकि हम ना बच्चा इसका सब पीछे बताए हैं। ठीक है, सुनो, कहानी अब और ट्विस्ट लेती है। ठीक है, कहानी और मोड़ लेती है। कहानी की मोड़ में क्या आता है, हम तुमसे पहले एक क्वेश्चन है जो कंफ्यूज आएंगे तुमको। ठीक है, मतलब आई विल कंफ्यूज यू पीपल गाइस। ओके, तो कंफ्यूज है ना क्या? हम ये पूछ रहे हैं, ये बताओ कि PSLV या GSLV में कौन ठीक है। देखो, कंफ्यूज का आंसर देने वाले हैं, और अंत में हम बोलेंगे देखो तुम ना ये हो ना वो हो, देखो ये है। शिखा ने आंसर दिया बोथ ठीक है, मतलब शिखा आप हमको जानती है। अच्छा, सुनी है लग रहा है। अच्छा, सत्यम भी बोथ ठीक है। अच्छा, मिडिल पाथ है। अच्छा, GSLV ठीक है। अच्छा, देखो ऐसा है, दोनों के दोनों ठीक है। तो सर PSLV GSLV में कौन अच्छा है? दोनों अच्छा है। अब तुम पूछोगे क्यों? अरे प्रभु, कहावत सुने हिंदी में, जहां काम करे सुई हुआ का करे तलवार। तो PSLV सुई वाला काम कर रहा है, GSLV तलवार वाला काम कर रहा है, दोनों अपना अलग अलग काम कर रहा है, क्या दिक्कत है? PSLV सस्ता है, GSLV महंगा है, तो क्या दिक्कत है? जैसी फंडिंग, जैसी टेक्नोलॉजी, जैसी जरूरत, वैसा दोनों में से कोई भी यूज कर लो। पर 400 किलोमीटर की हाईट पे सैटेलाइट भेजना है, हल्का सा भार का है, काहे GSLV लगाओगे, महंगा पड़ेगा, पैसा खर्च होगा। नहीं समझ में आया?
आ गया, थंबनेल दे दीजिएगा। तो सब थंबनेल दे दीजिए सर, इसका मतलब हम समझ आप ये कहना चाह रहे हैं दोनों अपनी अपनी जगह अच्छा है। और वो जो एग्जांपल आपने वो हिंदी वाला दिया था ना, मुहावरा जो था, क्या था, जहां काम करे सुई हुआ का करे तलवार, वो बहुत सही एग्जांपल था जो हम लोग समझ गए थे। ओके एवरीवन, तो जहां काम करे सुई हुआ का करे तलवार, ये हम आपको समझा दिए, ध्यान रखिएगा। ओके एवरीवन, ओके। अभी रुकिए, अभी और बातें करनी, अभी बात खत्म नहीं हुई है। अब देखो रेहान पूछ रहा है सर जीएसएलवी का पाथ क्या होगा। अरे अभी हम बोले हैं जीएसएलवी का लियो में जब भेजेगा तो पोलर वोलर होगा, जीएसएलवी का जीसैट पे जीटीओ पे भेजेगा तो भैया जियो सिंक्रोनस या जियो होगा। इस हम फिर दोबारा क्या बताएं, हम बता चुके हैं कई बार जहां भेजेगा। हम तुमको एग्जाम्पल बताते हैं। अच्छा बात बताओ, जो हम लोग चंद्रयान 1 भेजे वो किसकी मदद से भेजे, जरा बताना तो। सर चंद्रयान 1 जो भेजे उसका 1380 किलोग्राम का पीएसएलवी C11 से गया है। चंद्रयान 2 किससे गया, कोई बता सकता है चंद्रयान 2 किससे गया है? चंद्रयान 2 किससे गया? चंद्रयान 2 जो गया है वो जीएसएलवी की इस वाली प्रॉपर्टी से गया है। चंद्रयान 2 जीएसएलवी की इस वाली प्रॉपर्टी से गया है। और चंद्रयान 2 का जो मास है वो कितना है? 3877 केजी। चंद्रयान 2 का मास है 3877 केजी, यू पीपल रिमेंबर। अब बताओ 3877 केजी, इतना सारा मास कभी पीएसएलवी ले जा सकता है? नहीं। और 3877 केजी जो भी ले जाएगा वो जीएसएलवी में भी कौन सा ले जाएगा? जीएसएलवी MK3। अब तुम लोग को समझ में आया कि जीएसएलवी MK3 की मदद से हमारा चंद्रयान 2 सफल हुआ। अगर हमारे पास जीएसएलवी MK2 ये ऊपर वाला फीचर वाला 400 किलोग्राम वाला जीटी वाला नहीं होता, आज हम लोग कभी भी चंद्रयान 2 सफल बना ही नहीं पाते। लॉजिक समझना। तुम लोग को पता है जो हम लोग शुक्रयान मिशन भेजने वाले हैं, हम तुमको वहीं पे कुछ चीजें और बता देते। जो हमारा शुक्रयान मिशन जाएगा वो जीएसएलवी MK2 की मदद से, इस वाले फीचर की मदद से। तुम लोग को पता है जो हमारा गगनयान मिशन सक्सेसफुल होगा, जो गगनयान मिशन होगा, नॉट ओनली गगनयान मिशन, इवन जो हमारा स्पेस स्टेशन बनेगा, ये सब का भार बहुत ज्यादा है गगनयान स्पेस स्टेशन का। ये दोनों के दोनों इससे जाएंगे, ये दोनों के दोनों इससे जाएंगे, याद रखिएगा, जीएसएलवी के इस वाले फीचर से। तो सर इसका मतलब गगनयान का भार बहुत ज्यादा है, 7-8 हजार किलो। हाँ, और गगनयान ज्यादा दूर तक नहीं जा रहा है, 400-500 किलोमीटर। हाँ, तभी तो लियो बोले हैं। और स्पेस स्टेशन की भी हाइट ज्यादा नहीं होती। अभी मैं आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगा, स्पेस स्टेशन ऑल्सो बी एट हाइट ऑफ अराउंड 400-500 किलोमीटर। ये भी आपका तकरीबन 400-500 किलोमीटर होता है, ज्यादा हाइट नहीं होता। ओके, लेकिन हर एक याद रखेगा भार बहुत होता है स्पेस स्टेशन का, भार बहुत है गगनयान का। कोई इंसान भी जाएगा, इंसान की जरूरत की चीजें भी जाएंगी। तो इंसान की जरूरत की चीजों के लिए आपको क्या चाहिए? अच्छा खासा भार चाहिए। और अच्छा खासा भार 7,000-8,000 किलो ले जाने की किसकी क्षमता है? आपको दिख रहा है जीएसएलवी MK3 की क्षमता है। ओके, जीएसएलवी MK3 की क्षमता है। ये चीज थोड़ा ध्यान रखना, इट इज द कैपेसिटी ऑफ जीएसएलवी MK3। ओके एवरीवन, इट इज द कैपेसिटी ऑफ जीएसएलवी MK3। अब तुम लोगों को जाकर पूरा का पूरा पीएसएलवी और जीएसएलवी समझ में आ गया है। बानुसुरी एमके का मतलब समझ जाओ, कुछ वेरिएंट है उसका नाम एमके रखा गया है। फालतू में जीएसएलवी MK1 के MK2 वर्जन का नाम है, खत्म बात। जरा क्वेश्चन पेपर शेयर करो तो, जो क्वेश्चन पीएसएलवी जीएसएलवी से जरा अपने बच्चों को करा दे। कोई नहीं शेयर किया आज, क्वेश्चन नहीं शेयर किया, सब देख रहे हो। एक भी बच्चे क्वेश्चन पेपर नहीं शेयर किए। जो किताब है तो डाल दो ना, खट से फोटो हम यहाँ दिखा देते, फोटो ठीक से खींचना और एक ही क्वेश्चन का फोटो खींचना, 4 क्वेश्चन का नहीं। चलो आ गया, राहुल ने शायद भेज दिया। क्या भेजो बेटा, देखें जरा तुम्हारा। देखिए बच्चों, आपके सामने स्क्रीन पे है क्वेश्चंस, और मुझे पता है मेरा हर विद्यार्थी बहुत कॉन्फिडेंस के साथ उत्तर देने वाला है, और उसको बहुत ही ज्यादा मेरे पर और भरोसा बढ़ने वाला है। तो मैं अपने फायदे की बात कर रहा हूँ। पता नहीं क्लियर आया है, नहीं धुंधला है थोड़ा ना। हाँ ठीक है, हम चेक कर लेते हैं आंख से, है ना। अब देखो क्वेश्चन पूछ रहा है विद रेफरेंस टू, ये देखो 18 का पीटीएफ, 18 का पीटी का क्वेश्चन। इस बच्चे के पास 3rd एडिशन की किताब है, क्योंकि 3rd एडिशन में ब्लू कलर है, 4th एडिशन में मरून टाइप का है। विद रेफरेंस टू, सॉरी 4th एडिशन है, 5th एडिशन में मरून। विद रेफरेंस टू इंडिया सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। With reference to India's satellite launch vehicle, consider the following statement. Okay, with reference to India's satellite launch vehicle, consider the following statement. ठीक है, चलिएगा। आप लोग आंसर तैयार रहिएगा, ठीक है। पहले सुनिएगा, ठीक है। PSLV launched the satellite useful for Earth resource monitoring. देखें जरा क्या लोग बता सकते हैं। PSLV launched the satellite useful for Earth resource monitoring, whereas GSLV are designed mainly to launch communication satellite. तो first statement is right or wrong? हम सिर्फ first statement पूछ रहे हैं, पहले बताओ right है या wrong है।
फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग? पहला स्टेटमेंट कह रहा है पीएसएलवी लॉन्च द सैटेलाइट यूजफुल फॉर द अर्थ रिसोर्स मॉनिटरिंग, है ना, जबकि जीएसएलवी इवेंट डिजाइन मेनली टू लॉन्च कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो सारे बच्चे कह रहे हैं ट्रू, सोच के बोल रहे हो कि हवा हवा बोल रहे हो? सर एकदम सही है, क्योंकि पीएसएलवी जनरली जो सैटेलाइट भेजता है जनरली वो रिमोट सेंसिंग में भेजता है, पोलर ऑर्बिट। पोलर ऑर्बिट वाले जो होते हैं वो आराम से अर्थ के रिसोर्स की मॉनिटरिंग करते हैं, या हमको पीएसएलवी और रिमोट सेंसिंग में बताए थे। ओके, पीएसएलवी जनरली जो सैटेलाइट लॉन्च करता है पोलर से, वो तो एक्सेप्शन है आईआरएनएस, जनरली तो इसीलिए बना था। लेकिन मान लो जो है लॉन्च द सैटेलाइट यूजफुल अर्थ रिसोर्स मॉनिटरिंग, तो ये सही बात है। ये नहीं कह रहा ना कि ओनली यूज फॉर द अर्थ रिसोर्स मॉनिटरिंग, नहीं, एक जनरल स्टेटमेंट है ना, तो जनरल तो सही है, ओनली उसका तो गलत हो जाता, क्योंकि अर्थ रिसोर्स के अलावा और भी काम करता है। आईओसिम कह रहा है जबकि जीएसएलवी जो डिजाइन करता है सैटेलाइट वो कम्युनिकेशन के लिए होता है। डेफिनेटली जीएसएलवी जो सैटेलाइट भेजता है वो कहां भेजता है? जनरली जियो स्टेशनरी पे भेजता है। जियो स्टेशनरी वाला काम 24/7 के लिए होता है, तो कम्युनिकेशन के लिए होता है। किसके लिए होता है? कम्युनिकेशन के लिए होता है। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। अब तुमको बताओ, अगर तुमको नहीं पढ़ाए होते पीएसएलवी जनरली पोलर सैटेलाइट के लिए होता है, पोलर सैटेलाइट जनरली रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होते हैं, तो क्या तुम ये क्वेश्चन छू पाते कभी? और एक मिनट, हमको एक बात बताओ, कौन कहता है कि यूपीएससी करंट अफेयर्स पूछ रहा है? पीएसएलवी जो तुम्हारे दादा के टाइम में भी था, पापा के टाइम में भी है, तुम्हारे टाइम बच्चा बच्ची के टाइम में भी रहेगा। ध्यान सुन लो तुम लोग एक करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स। अरे तुम लोग ना, मतलब आगे से कोई बोलेगा मन करा पकड़ के गाल पे 2 झापड़ खींचते हमारे, ठीक है? हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को बेवकूफ बना रहे हैं लोग, गुमराह कर रहे हैं लोग। सब कॉन्सेप्ट पूछा, इतना मेहनत से करके पीएसएलवी जैसे नहीं पढ़ाए होते, ये सब छू नहीं पाते तुम लोग, बिल्कुल छू नहीं पाते तुम लोग, ठीक है? हम तारीफ उतनी नहीं कर रहे हैं, हम क्या रहे कि मतलब बेवकूफी क्या चल रही है, ठीक है? चलिएगा, ओके। और सुनिए, तो पहला क्वेश्चन आपने सही कर दिया। रुक जाओ यार, पहला तुम लोगों ने सही कर, रुक जाओ, दूसरा वाला जरा चेक करो। दूसरा वाला कह रहा है सैटेलाइट लॉन्च बाय पीएसएलवी अपीयर टू रिमेन परमानेंटली फिक्स इन द सेम पोजीशन इन द स्काई। तो पीएसएलवी के द्वारा जो सैटेलाइट भेजते हो किसी जगह पे परमानेंटली वहीं रहता है, उसी जगह पे हमेशा फिक्स होकर वही जगह दिखता है 24/7? नो सर। और ऐसे भी आप बोले तो 30 मिनट, अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाए तो हम खुद गेस कर सकते हैं। इसका जो सेकंड वाला स्टेटमेंट जो है वो पूरी तरह से गलत है। एवरीबॉडी अंडरस्टूड? यस और नो? सेकंड वाला स्टेटमेंट ऑलरेडी पूरी तरह से गलत है। एवरीबॉडी अंडरस्टूड? ये 2 ही स्टेटमेंट है कि तीसरा भी है प्रभु? बोली, अच्छा, मतलब 2 ही स्टेटमेंट है, क्वेश्चन में 2 ही ऑप्शन आया है, ठीक है? हाँ तो ठीक है। एंड थर्ड भी, अच्छा थर्ड भी है क्या है भाई? थर्ड अनदर पिक कहाँ है? अनदर, अच्छा अनदर पिक और आ गया। अनदर पिक ये है बच्चों, अनदर पिक जरा बताइएगा। अनदर पिक में ये आया है, ओके रुक जाओ, अनदर पिक में ये है, रुक जाओ, ए जूम, ए जूम। अब देखो और बड़ा कर दें, लो और बड़ा हो गया ना, ए रुक जाओ, ए हाँ हमको क्लियर दिख रहा है। तीसरा वाला पॉइंट बोल रहा है कि जीएसएलवी MK2 जो है वो 4 स्टेज वाला लॉन्च व्हीकल, तेरे की प्रोपेलेंट और प्लेनेट पे भी चला गया क्वेश्चन। अच्छा, तो जीएसएलवी MK2 जो 4 स्टेज वाला है उसमें पहले और तीसरे स्टेज में सॉलिड नेचर है और दूसरे और चौथे वाले में लिक्विड नेचर है। आई एम राइट और रॉन्ग? अरे कहां गलत है भाई? सही तो लिखा, क्या इसमें गलती है? क्या गलती है? क्या गलती है? आंसर के साथ देखो क्या गलती है। तुम लोग के पास तो आंसर शीट कट से देख रहे होगे, क्या गलती है? अभय का उत्तर सही आया है, भानुश्री का उत्तर सही आया, विवेक का उत्तर सही आया है, मनीष का उत्तर सही आया। सर जीएसएलवी 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल है, ये नहीं है, वो तो 3 स्टेज, आगे पढ़िए ही नहीं। इसका मतलब सर जानते हैं, इसका मतलब ये है कि वहां पे पहला स्टेटमेंट सिर्फ सही है, ए ऑप्शन सही होगा और कुछ नहीं। सर ये बताओ प्रभु, सब लोग यही बोल रहे हैं? एवरीबॉडी इज सेइंग सेम थिंग? अब एक काम करना, जरा कोई बच्चा हमको बहुत अच्छा सा एक फोटो खींच के देना, ठीक है? किस चीज का देगा? एक काम करो, हमको ना चाहिए अब यहाँ पर, ये भी हो गया जीएसएलवी, अब हमको चलना है जेट इंजन पर, ठीक है? हमको चलना है जेट, हमसे ये सब नहीं लोड होता है, ठीक है? एक बच्चा हम फोटो भी दिखा रहे हैं, हमको जरा वो देना, स्क्रैमजेट इंजन वाला हम फोटो भेज रहे हैं, उसका उस पर जरा डाल देना भाई, हम उसी बता देंगे स्क्रैमजेट इंजन, और इसका फोटो कहाँ है? इमेजेस, ये वाला हमको चाहिए, ठीक है? ओहो, हाँ ये वाला हमको फोटो चाहिए, ये वाला है ना, ये ऊपर देख रहे हो, ऊपर ये 3 है ना, ट्रैकोजेट, रैमजेट, स्क्रैमजेट, हमको ये 3 फोटो चाहिए एक साथ। हाँ कोई शेयर करते बढ़िया से, हम तुमको लिए चलते हैं जेट इंजन टेक्नोलॉजी। चलो सर हम 2024 में एग्जाम देंगे तो आपको और आपकी बुक्स को अभी से पढ़ना शुरू कर दें। हर्षा बच्चा तुमको समझ में आ रहा है जो हम पढ़ा रहे हैं, बस ये बता दो। तुम बच्चा समय ये बता दो तो हम पढ़ा रहे तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं, आंसर उसके बाद हम देंगे।
हमको कलर वाला दे देते तो ज्यादा अच्छा था, बढ़िया वाला फोटो दे देते तो और अच्छा था। ये बहुत अच्छा क्लियर नहीं आया है ना। अगर हमको तुम नेट वाला फोटो देते तो और बढ़िया था। इसको हम कैसे समझाएं बच्चा, कैसे समझाएं, कैसे समझाएं, बड़ी दिक्कत है, कैसे समझाएं। चलिए वो देखते हैं, बाद में देखते हैं, ठीक है, चलिएगा बाद में देखते हैं। बढ़िया थोड़ा कलर वाला दे दो जो हम तुमको दिखा रहे थे। चलो पहले इधर आओ, पहले हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, फिर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बच्चे ने मुझे बढ़िया फोटो भेजा है, वो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यही तो हमको चाहिए था, बहुत बढ़िया। रुक जाओ बच्चा, रुक जाओ, इसको हमको चाहिए बहुत डिटेल। ओ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। इसी पे हम लोग बात करेंगे, बस 5 मिनट रुक जाओ, ठीक है। हाँ, काफी बच्चों ने भेजा है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब बच्चा एक काम खोल ले, सबका नहीं खोल पाएंगे ना, एक काम खोल लें, बच्चा उसने भेजा हुआ, ठीक है। सुनो सुनो सुनो, पहले तो हम लोग थोड़ा सा कंसेशन लेते हैं, ठीक है, हो गया। ये बच्चा तुमने जो पूछा था अनदर, हर्षा बच्चा तुम्हारा हो गया। हर्षा जवाब नहीं दे रही, गुस्सा हो गई है सर। अच्छा यस सर, ओके। आ रहा है बच्चा, जब तुमको समझ में आ रहा है, 2024 में तुमको पेपर देना है, 22 में ही तुम साइंस टेक का यूपीएससी का क्वेश्चन लगाने लायक हो गई हो, तो क्या तुमको नहीं लगता तुम टीना डाबी की तरफ फर्स्ट टाइम में निकाल लोगी? हमको सिर्फ इसका उत्तर चाहिए बस। तो क्या करिए बच्चा, यस सर, तो समझ लो तुम अगले अगले 2 साल बाद टीना डाबी हो, खत्म कहानी, सीधी सीधी बात, घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे हम। कहीं जा किसी क्लास से बैठने की जरूरत नहीं है, तुम खुद ही यूपीएससी। चलो बच्चा, हाँ अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ओके, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखो लिसन गाइस, हम लोग बात कर रहे हैं जेट इंजन टेक्नोलॉजी का, ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं जेट इंजन टेक्नोलॉजी। देखो क्या होता है जरा समझिएगा। सो देखिएगा क्या होता है जरा समझिएगा। पहले तो हम लोग बात करेंगे, हम पढ़ने जा रहे हैं जेट इंजन, लेकिन जेट इंजन पर जाने के पहले हमको शुरू करना पड़ेगा कन्वेंशनल प्लेन वर्सेस जेट प्लेन से। कहां से शुरू करना पड़ेगा? कन्वेंशनल प्लेन वर्सेस जेट प्लेन। हम लोग को शुरू करना पड़ेगा कन्वेंशनल प्लेन वर्सेस जेट प्लेन। कन्वेंशनल प्लेन वर्सेस जेट प्लेन। तो पहले हम लोग थोड़ा सा ना कन्वेंशनल प्लेन वर्सेस जेट प्लेन पे थोड़ा सा बात करते हैं। सो थोड़ी सी बात करते हैं कन्वेंशनल प्लेन वर्सेस जेट प्लेन पे। देखो होता क्या है, कन्वेंशनल प्लेन जो होता है एक्चुअल में इसमें क्या होता है, हम लोग जो नॉर्मल प्लेन होता है ना उसको बोलते हैं कन्वेंशनल प्लेन, और जेट प्लेन जो होता है वो थोड़ा स्पेसिफिक प्लेन होता है, ऐसे मान लो। कन्वेंशनल प्लेन जो होता है वो नॉर्मल प्लेन होता है, और जेट प्लेन जो होता है थोड़ा स्पेसिफिक प्लेन होता है, जेट प्लेन होता है। समझिएगा, धीरे धीरे आप समझ जाइएगा। कन्वेंशनल प्लेन जिसमें हम लोग जाते हैं, जेट प्लेन जिसमें हम लोग नहीं जाते हैं, नॉर्मल डिफरेंस। कन्वेंशनल प्लेन जो होता है जनरली वो आपको ट्रोपोस्फियर में मिलता है, इसकी हाइट ट्रोपोस्फियर तक होती है, लेकिन ऐसा है कि एनसीईआरटी में लोगों ने स्ट्रेटोस्फियर लिखा है, तो हम ऐसा है दोनों ही लिख देते हैं, ट्रोपोस्ट्रेटो तक होता है ट्रोपोस्ट्रेटो, स्ट्रेटो, ट्रोपो ऐसे चलता है। पर जेट प्लेन जो होता है वो स्ट्रेटो में ही होता है। इवन जेट प्लेन के लिए तो एक स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं, जेट प्लेन मूव very easily and smoothly in stratospheric region. Jet plane move very easily and smoothly in stratospheric region. Jet plane move very easily and smoothly in stratospheric region. तो सर इसका मतलब जेट प्लेन स्ट्रेटोस्फीयर में स्पेशली होता है, बहुत बढ़िया। कन्वेंशनल प्लेन ट्रोपोस्ट्रेटो हियर होता है, बहुत बढ़िया। पर जेट प्लेन ओनली स्ट्रेटोस्फीयर, बहुत बढ़िया। डिफरेंस समझ में आ रहा है मित्र की नहीं? पहला पॉइंट, ओके। दूसरा पॉइंट सुनो, कन्वेंशनल प्लेन जहां उड़ता है ट्रोपोस्फियर में यहां पर इस एरिया में हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल विंड्स दोनों होते हैं, have horizontal and vertical winds. This area have horizontal and vertical winds. यहां पर horizontal and vertical winds दोनों होते हैं। जेट प्लेन जहां पर होता है वहां पर मोस्टली हॉरिजॉन्टल विंड्स होते हैं, वहां पर मोस्टली हॉरिजॉन्टल विंड्स होते हैं, और हॉरिजॉन्टल विंड्स अगर है मोस्टली, यहां पर मोस्टली हॉरिजॉन्टल विंड्स होते हैं। तो कन्वेंशनल प्लेन वहां मूव करते हैं जहां पे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों तरह के विंड्स होते हैं। जेट प्लेन वहां मूव करते हैं जहां मोस्टली हॉरिजॉन्टल विंड्स होते हैं। जेट प्लेन वहां मूव करते हैं जहां पर मोस्टली हॉरिजॉन्टल विंड्स होते हैं। अभी बात होता है विंड्स हॉरिजॉन्टल चल रहा है, आई एम नॉट टेलिंग यू जेट प्लेन वहां मूव करते हैं जहां वर्टिकल विंड बिल्कुल नहीं होता, वर्टिकल विंड कम होते हैं, बट कन्वेंशनल प्लेन वहां मूव करता है जहां हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों होते हैं। जो कन्वेंशनल प्लेन है बिकॉज ऑफ वर्टिकल विंड्स यहां पर टर्बुलेंस ज्यादा होता है, तो इन दिस एरिया हैव मोर टर्बुलेंस।
हाँ सर, अक्सर जब हम लोग प्लेन में उड़ते हैं तो कई बार हमारा पायलट बोलता है प्लीज फास्टन योर सीट बेल्ट, गो बैक, डोंट यूज द टॉयलेट, यू नो, इन दिस टाइप मेनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशंस अनाउंसमेंट। जेट प्लेन वहां पर उड़ता है जहां पर टर्बुलेंस लेस होता है। इन दिस एरिया हैव अ लेस टर्बुलेंस, इन दिस एरिया हैव अ लेस टर्बुलेंस। यहां पे टर्बुलेंस कम होता है, यहां पर टर्बुलेंस ज्यादा, मोर टर्बुलेंस लेस टर्बुलेंस। एक तरफ टर्बुलेंस ज्यादा होता है, दूसरी तरफ टर्बुलेंस होता है वो कम होता है। वन साइड हैव अ मोर टर्बुलेंस, सेकंड साइड हैव अ लेस टर्बुलेंस। ओके, वन साइड हैव अ मोर टर्बुलेंस, सेकंड साइड हैव अ लेस टर्बुलेंस। अब मुझे बताओ जेट प्लेन में तुम लोगों को फीचर मिला कि नहीं मिला? जेट प्लेन के फीचर्स और कन्वेंशनल प्लेन में जनरल डिफरेंस क्या होता है? तो सर आप ये बोलना चाह रहे हैं जेट प्लेन कन्वेंशनल प्लेन की हाइट से ऊपर होते हैं, बहुत बढ़िया। बट हाँ, एक चीज मैं और आपको बताऊंगा जो कि बहुत जरूरी है। कन्वेंशनल प्लेन जो होते हैं उस हाइट तक उड़ते हैं जहां ऑक्सीजन होता है, जेट प्लेन भी उस हाइट तक उड़ते हैं जहां तक ऑक्सीजन होता है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में लॉन्ग बैक 8 साल 10 साल पहले क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी में कि जेट प्लेन और रॉकेट में क्या डिफरेंस है। आप सब जानते हैं रॉकेट की हाइट और ज्यादा ऊपर होती है, इसलिए रॉकेट एक्स्ट्रा ऑक्सीडाइजर लेके जाता है। रॉकेट को एक्स्ट्रा ऑक्सीडाइजर लेके जाने की जरूरत है क्योंकि रॉकेट उस हाइट पे जाता है जहां ऑक्सीजन नहीं है, एक्स्ट्रा ऑक्सीडाइजर पे जाता है। बट जेट प्लेन के केस में क्या होता है, जेट प्लेन जहां होता है वहां पर ऑक्सीजन अवेलेबल होता है, इसलिए इसलिए कभी भी जेट प्लेन को एक्स्ट्रा ऑक्सीडाइजर लेके जाने की जरूरत नहीं होती है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द जेट प्लेन एंड रॉकेट्स, इफ यू रिमेंबर। रॉकेट मींस व्हाट? रॉकेट मींस लॉन्च व्हीकल एंड मिसाइल्स। और रॉकेट मींस लॉन्च व्हीकल एंड मिसाइल मींस व्हाट? रॉकेट मींस लॉन्च व्हीकल एंड मिसाइल कैरी द ऑक्सीडाइजर। यही चीज तो मैं बता रहा हूं, दे कैरी ऑक्सीडाइजर। तो यही तो लॉजिक है, यही तो मैं बता रहा हूं, नथिंग मोर हियर इन दिस केस। प्रभु आप लोगों को समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? आ रहा हो तब तो हम आगे बढ़े थोड़ा। जेट प्लेन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आई एम टेलिंग यू गाइस। जेट प्लेन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कौन नहीं पढ़ाते तुमको, है ना? कौन नहीं पढ़ाते सर ये सब क्वेश्चन? क्या पढ़ाते हैं पता नहीं। 2 बार क्वेश्चन यूपीएससी में जेट प्लेन पे आ चुका है, कोई नहीं पढ़ाएगा। देखो मैं नहीं कर पेपर, मास्टर देखते हैं ना, स्टूडेंट देखते हैं। इसलिए हम हैं, हाँ है 2 महीना है, पढ़ लो। एक साइंस टेक का बैच हो जाएगा, एनवायरमेंट का बैच हो जाएगा, स्पेशल क्लास सब बंद करना है। चलो, बहुत काम का लोड भी हो रहा है, प्रेशर अलग आ रहा है दिमाग पर। चलो सुनो, तुम लोग का बायोलॉजी का क्लास रखता है, जेंटिल सेंटिस बोल रहे थे, सोच रहे पढ़ा दें। यस सर, अच्छा ठीक है, तुम लोग हो तो ठीक है, चलिए। अब एक बात और सुनो। अब तो हम कहना ही भूल दिए कि चलो नंबर बढ़ाओ, कुछ करो, हम कहना ही भूल गए हैं। ठीक है, अब हम कहते तो नहीं नंबर बढ़ाओ या नहीं, ठीक है। अब हमको नंबर चाहिए नहीं, अब हम थक गए स्पेशल क्लास से, ठीक है। फालतू में मेंटली डिस्टर्बेंस दोनों तरफ से, ना इधर से ना उधर से। जरूरी है कि हम क्या बता रहे थे यार? हाँ, जेट प्लेन। पहले एक बात सुनो, यहाँ पे ना थोड़ा मैक नंबर समझो। पहले ना हमको सारा बेसिक बता दे दो, नहीं तो तुम लोग कुछ पकड़ कर नहीं पाओगे, खट सर से कूदने की आदत है। पहले देखो मित्रों, मैक नंबर क्या होता है। देखो मैक नंबर जो है ये एक वैल्यू है। मैक नंबर एक वैल्यू है। क्या वैल्यू है सुनो। एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, समझ ना, स्पीड ऑफ साउंड in air at 0 degree Celsius temperature, speed of sound in air is equal to 332 meter per second. So सीधा कहने का मतलब है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो स्पीड ऑफ साउंड होती है हवा में वो होती है 332 मीटर पर सेकंड। और इस 332 मीटर पर सेकंड की वैल्यू को हम लोग कहते हैं दिस इज 1 मैक नंबर। वी आर कॉलिंग देम दिस इज द 332 मीटर पर सेकंड इज कॉल्ड 1 मैक नंबर। ठीक है, असल में 1 मैक नंबर कहीं भी लिखा हो तो याद रखिएगा 332 मीटर पर सेकंड। तो 1 मैक नंबर रिप्रेजेंट हाउ मच इज द 332 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और सुनिएगा, असल में जो स्पीड ऑफ मिसाइल्स है 0 डिग्री क्या है? अरे टेम्परेचर है भाई। अरे हम तुमको ये बता रहे हैं 332 मीटर पर सेकंड को 1 मैक नंबर कहते हैं, फिर हम बता रहे हैं 1 मैक नंबर किस वैल्यू से माना गया है। ये एक मानक है मेजरमेंट का। भाई जो रामनारायण बोल रहे हैं, बाकी पीपल यू पीपल अंडरस्टूड और नॉट? ये एक मेजरमेंट, एक वैल्यू है जो मान लिया गया है। जब हम बोल दिए कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, जब हम मान लिया लाइट ईयर है, तो एक वैल्यू मान लिया गया ना। रामनारायण भाई आपको ना बिल्कुल भी मतलब कभी आप सुने नहीं है कि अलग अलग टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ साउंड अलग अलग होता है।
क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर पूछेगा तो मीडियम जो होगा वो डेंस हो जाएगा और है ना लेस डेंस हो जाएगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर नॉर्मल जो स्पीड का साउंड होगा और ये वैल्यू आता है। हम तुमको ना सीधा भी पूछ सकते थे 1 मैक नंबर इक्वल टू 332 मीटर पर सेकंड को कहते हैं, पर यूपीएससी है खुराफात, कहीं वो ऐसा लिख दिया ही क्वेश्चन दे दिया अभी स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द मैक नंबर, एक स्टेटमेंट लिख दिया, नहीं लिखा थी लिख दिया मान लो 332 मीटर पर सेकंड फर्स्ट, सेकंड लिख दिया 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर सेकंड, और फिर बोला कौन सा सही है, तो भाई दोनों सही है। ओके अब यहां पे एक टर्म है सबसोनिक स्पीड, एक टर्म है सुपरसोनिक स्पीड, अब पहले सुन लो आगे हम नहीं बताएंगे, और एक टर्म है हाइपरसोनिक स्पीड। सबसोनिक सुपरसोनिक है, क्या है भाई सबसोनिक सुपरसोनिक हाइपरसोनिक? अगर किसी भी फाइटर प्लेन किसी भी मिसाइल की स्पीड लेस देन 1 मैक है, यानी 332 मीटर पर सेकंड से कम, मान लो 290 मीटर पर सेकंड, 300 मीटर पर सेकंड, 310 मीटर पर सेकंड, तो वो सब सोनिक कैटेगरी में होगा। विशाल भाई ना डिस्टर्ब करो यार, जब हिंदी मीडियम में शुद्ध पढ़ाएंगे तो गांव के बच्चे आ जाएंगे, अभी कुछ शहर और गांव दोनों के बच्चे हैं तो प्रॉब्लम है। सुपरसोनिक क्या है? 1 मैक से ज्यादा और अप टू 5 मैक, कचरा करके हमारा रख दिया है सब। तुम लोगों से ज्यादा प्रॉब्लम में हम हैं, बाइलिंगुअल पढ़ा रहे हैं, गालियां भी खाते हैं उल्टा सीधा, फिर भी बेशर्मों की तरह आगे पढ़ाते हैं। बोले हैं कि तुम लोग बात करो, हम हिंदियों में बढ़ा देंगे, अंग्रेजियों में बढ़ा देंगे, हम खुद ही कह रहे हैं हम दोनों पढ़ाते हैं। हम भूल जाते हैं मित्र विशाल, हम भूल जाते हैं, इंसान आदमी है हम, ठीक है कि हमको यहाँ हिंदी बोलते हैं, 90% तो हिंदी अंग्रेजी में एक ही होता है, ठीक है क्या बताएं। अरे हिंदी माध्यम में पढ़ाएंगे तो ले लेना, हम क्या बताएं, हमको यहाँ भूल जाते हैं, हमको इंग्लिश बोलना है हिंदी बोलना, हमको ये पता है कि लिखना इंग्लिश में है, बाइलिंगुअल क्लास में ये बोलिए हिंदी में लिखिए इंग्लिश में, तो वही हम कर रहे हैं। अरे हम इतना अच्छा अच्छा नहीं बनना चाह रहे, हमको ये बच्चा थोड़ा एडजस्ट करो, हिंदी में आएगा तो हिंदी में पढ़ लेंगे। हमारे जानते हो समस्या क्या है, हम सबको इंटरटेन करते हैं, सबका प्रॉब्लम देखते हैं, हम ना देखें ना तो हम चुपचाप पढ़ा खत्म करें, सिलेबस निकल जाए, लेकिन हम अवॉइड नहीं करते हैं किसी पर। देखो तुम लिखे तो हम डिस्टर्ब हो गए, हम बिना जवाब दिए हुए नहीं बढ़ पाते हैं, प्रॉब्लम ये है, नहीं तो हम तुम लोग अवॉइड करके निकल, हमसे होता नहीं है, ठीक है चलिए ये सब चीज है ना। अभी सिर्फ तुम लोग हमको लिखते तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है तो अच्छा अच्छा लिखो बस, यस सर यस सर यस सर ना। अरे भाई अब हम ना देखेंगे, हम हाइपरसोनिक हमारा हो ही नहीं पाएगा। अगर 5 मैक से ज्यादा है तो हम उसको बोलते हैं हाइपरसोनिक, अगर 5 मैक से ज्यादा है तो उसको बोलते हैं हाइपरसोनिक। ये चीज है, कहीं कहीं ना लिखा गया हाइपरसोनिक 6 मैक से ऊपर वाले को भी बोलते हैं, चलो चलेगा 5-6 के ऊपर हाइपरसोनिक। तो मतलब सुपरसोनिक हम लोग 5 से 6 तक बोल लीजिए, ठीक है 5 से 6 तक बोल लीजिए। ओके तो सबसोनिक हो गया, सुपरसोनिक है, इस सब का हिंदी नाम भैया सबसोनिक को सबसोनिक कहते हैं, हाइपरसोनिक को सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक को हाइपरसोनिक। अब सुनिएगा, अब जो हम तुम लोग को अभी तक पढ़ाए हैं, जितना भी हम तुमको पढ़ाए, इसी बेसिस पर हम तुमको पूरा का पूरा जेट इंजन टेक्नोलॉजी पढ़ा देंगे, क्योंकि जेट इंजन टेक्नोलॉजी में यही चीजें आने वाली हैं, सबसोनिक क्या होता है, सुपरसोनिक क्या होता है, हाइपरसोनिक क्या होता है। जेट इंजन जो होता है वो स्ट्रेटोस्फीयर इज अ गुड प्लेस, वहां पे टर्बुलेंस कम होता है, इतने सारे इंफॉर्मेशन आप लोग समझ गए हैं। ओके और सुनो, अब सुनो असल में होता क्या है, अब इसमें जरा समझना, ठीक है 3 तरह के जेट इंजन टेक्नोलॉजी है, जरा समझिए, और तीनों जेट इंजन टेक्नोलॉजी हम आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं, जो अभी हम तुम लोग को दिखाए थे यहाँ, ठीक है ये फिगर एकदम किनारे है, अच्छा कोई बात नहीं, इसको हम देखते हैं कैसे एडजस्ट करते हैं, रुकिएगा इसको थोड़ा बड़ा हो सकता है क्या, हो सकता है लेकिन बाहर चला गया, बाहर नहीं जाना चाहिए ना, बहुत सही फोटोग्राफ आया, अरे रुक जाओ हिलना नहीं हिलना नहीं तो हिलना नहीं, तो बहुत बढ़िया फोटोग्राफ आया भाई, बहुत बढ़िया। सुनो समझो जरा, इसी पिक्चर पर हम तुमको सारा समझा देंगे, ठीक है सुनो होता क्या है, ये तुम्हारा टर्बोजेट इंजन है, कौन सा इंजन है मित्र, ये तुम्हारा टर्बोजेट इंजन है, ये तुम्हारा रैमजेट इंजन है, ये तुम्हारा इसका 3 तरह के जेट इंजन है यहाँ। ओके
समझना, मैं ये कह रहा हूं तीन तरह के जेट इंजन टेक्नोलॉजी पाई जाती है। द वन इज टर्बोजेट जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सेकंड इज रैमजेट एंड थर्ड इज स्क्रैमजेट। रट लीजिएगा। असल में स्क्रैमजेट ना ये रिसेंटली इंपॉर्टेंट हुआ है, ज्यादा इंपॉर्टेंट हम यही लिख दे रहे हैं, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। दिस इज इंपॉर्टेंट नहीं, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखिएगा, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब जरा कहानी सुनना। जेट इंजन टेक्नोलॉजी की अगर हम वर्किंग प्रिंसिपल बात करें, सुनिएगा, तो तीन वर्किंग प्रिंसिपल है। पहला जो स्क्रीन पे देख रहे हैं कंप्रेशन फेज, दूसरा जो आप देख रहे हैं कंबशन फेज, और तीसरा जो आप देख रहे हैं एक्सपेंशन फेज। स्क्रीन पे से हटिएगा नहीं, हम बता दे रहे हैं। अब कंप्रेशन और प्रेशन भाई अब यही दिक्कत हो जाता है। कंप्रेशन का मतलब होता है संपीड़न, कंबशन का मतलब होता है ज्वलन, और एक्सपेंशन का मतलब होता है विस्तार या फैलाव। अब टर्बोजेट, रैमजेट, स्क्रैमजेट का एक ही मतलब होता है, टर्बोजेट, रैमजेट और स्क्रैमजेट। ओके, ठीक है। सुनो होता क्या है, ये जो अलग अलग तरह के इंजन है ना, इनकी हाइट अलग अलग होती है। टर्बोजेट की जो हाइट होती है एक्चुअल में, ये मैं आपको बताऊं तो टर्बोजेट इंजन की हाइट जनरली आप देखोगे तो 15 से 20 किलोमीटर की हाइट पर टर्बोजेट जनरली होता है। टर्बोजेट की हाइट कितनी होती है? 15 से 20 किलोमीटर अराउंड टर्बोजेट की हाइट होती है। सो हाइट ऑफ टर्बोजेट इंजन इज 15 to 20 किलोमीटर। थोड़ा और ऊपर जाइए, 25 to 30 किलोमीटर चले जाइए, आपको मिलेगा रैमजेट इंजन की हाइट। और ऊपर चले जाइए, 35 से 40 किलोमीटर चले जाइए, 45 तक चले जाओ यार, मैं लिख देता हूं। थोड़ा बहुत और ऊपर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रखना उतनी हाइट तक जहां तक ऑक्सीजन है, क्योंकि जेट प्लेन उस हाइट तक होते हैं जहां पर ऑक्सीजन होता है। जेट प्लेन कभी एक्स्ट्रा ऑक्सीडाइजर नहीं लेते हैं। लॉजिक पीछे मेहनत चल रही है, उसी हिसाब से एकदम प्लान करके आप लोग चल रहे हैं, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से, बहुत बढ़िया। ओके, और सुनिएगा सब लोग भाई, यही कॉन्सेंट्रेट रहो, सब लोग यही कॉन्सेंट्रेट रहो, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट रहो। सो टर्बोजेट की हाइट कितनी हो गई? 15 से 20 किलोमीटर। रैमजेट कितनी हो गई? 25 से 30 किलोमीटर। स्क्रैमजेट कितनी हो गई? 35 से 40 किलोमीटर। ठीक है, यहां तक हर किसी को समझ में आ रहा है। बहुत बढ़िया। अब क्या होगा सुनो, पहले मैं तुमको वर्किंग प्रिंसिपल बताता हूं। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? सबसे पहले कंप्रेशन फेज आता है, फिर कंबशन फेज आता है, फिर एक्सपेंशन फेज आता है, और इस तरह होकर कोई भी जेट इंजन टेक्नोलॉजी काम करता है। इस तरह होकर कोई भी जेट इंजन टेक्नोलॉजी काम करता है। होता क्या है, देखो ऐसा है, टर्बोजेट जरा ध्यान देना, यहां पर इस इंजन में क्या है, एक टरबाइन लगा हुआ, इधर एक टरबाइन लगा हुआ। एक टरबाइन क्या कर रहा है, बाहर की हवा खींच के अंदर भेज रहा है, और अंदर जैसी हवा है देखो, अंदर जो है वो सकरा हुआ है, नैरो सा एरिया है, तो जितना भी एयर अंदर आया है सारा का सारा एयर जो होगा कंप्रेस हो जाएगा, और जब कंप्रेस हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे? कंप्रेशन फेज। ओके, तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि बाहर की हवा को अंदर खींचकर, अंदर नैरोवर शेप होता है तो उसको डेंस कर दिया जाता है, कंप्रेस कर दिया जाता है, और कंप्रेस करके हवा जब अंदर आता है तो सेकंड फेज से गुजरता है जहां पर इंजन गर्म होता है, उसको कहते हैं कंबशन फेज। तो कंबशन का होता है जलना। अब हमको एक बात बताइए, जब कोई चीज जलती है तो वो एक्सपैंड होती है या श्रिंक होती है, यानी फैलती है या सिकुड़ती है? एवरीबॉडी में एक्सपैंड होती है। तो थर्ड फेज में क्या होगा, जब यहां पर जो हवा अंदर आई अगर वो जलेगा तो एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन होगा तो हवा तेजी से बाहर जाएगी। और पता है किस स्पीड से बाहर जाएगी? हवा जो बाहर जाती है मित्र, वो जाती है सबसोनिक स्पीड से, वो बाहर जाती है सबसोनिक स्पीड से। तो पीछे की तरफ हवा फोर्सिबली गई, एक्शन हुआ, उसी के अपोजिट डायरेक्शन में क्या हुआ, इसका रिएक्शन हुआ। आप पढ़े हो न्यूटन थर्ड लॉ, जितनी एनर्जी के साथ फ्यूल जलेगा पीछे की तरफ, उतनी एनर्जी के साथ आपका रॉकेट जो होगा आगे चलेगा। बचपन में हम लोग पढ़ते थे रॉकेट एक्शन रिएक्शन। तो अगर सबसोनिक से हवा पीछे जा रही है दोस्त, तो इसकी स्पीड सबसोनिक होगी। इसका सीधा मतलब है कि जो टर्बोजेट इंजन है ये आपको मेंटेन करता है कौन सी स्पीड? सबसोनिक। वाओ सर, समझ गया सर। हमको सब लोग बोलिए समझ गया कि नहीं समझ गया? सबसोनिक क्लियर और नॉट? सबसोनिक एवरीबॉडी क्लियर और नॉट? So subsonic everybody clear? Okay. अब क्या होगा, आपको ये समझ में आ गया कि टर्बोजेट कैसे काम करता है। अब क्या होगा, टर्बोजेट की वजह से सबसोनिक तक स्पीड हो चुकी है। अब फ्लाइट जो होगी वो और ऊपर जाएगी, किस हाइट पर? लिखा हुआ 25 to 30 किलोमीटर। और जब 25 to 30 किलोमीटर की हाइट पे जाएगी तो क्या होगा, आपको पता है कि ऊपर डेंसिटी हवा की और कम हो जाएगी, पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 45 तक है, डोंट वरी। अब ऊपर जब जाएगी तो टर्बोजेट इंजन बंद हो जाएगा,
और जब टर्बोजेट इंजन बंद हो जाएगा तो कौन सा इंजन अब ऑन होगा? रैमजेट इंजन, समझना। और टर्बोजेट इंजन की वजह से स्पीड ऑलरेडी कितनी हो चुकी है? सबसोनिक हो चुकी है। तो जब सबसोनिक स्पीड से टर्बोजेट इंजन मूव कर रहा है, ठीक है, अब क्या होगा? स्पीड ऑफ एयर जो एंटर होगा वो सबसोनिक से होगा, यानी यहां पर जो हवा एंटर कर रहा है वो सबसोनिक स्पीड से करेगा। और जब सबसोनिक स्पीड से करेगा तो नैरोवर है, फिर वो डेंस हो जाएगा। और जब डेंस हो जाएगा, यहां पर डेंस हो जाएगा, तो यहां पर क्या होता है? फिर देखो, फिर ये कंप्रेस हो जाएगा। ये देखो, फिर कंप्रेशन हो गया। कहने का मतलब सीधा है, सुन लीजिए, नहीं तो कभी समझ में नहीं आएगा। हम बता रहे हैं आपको, ढंग से सुनिए। हम कह रहे हैं कि टर्बोजेट इंजन अब धीरे धीरे बंद होगा और रैमजेट इंजन ऑन होगा, प्लेन और हाइट पे जाएगी। और ये हम आपको बता चुके हैं, टर्बोजेट से जेट प्लेन की स्पीड सबसोनिक हो चुकी है। जैसे ही ये वाला इंजन होगा, सबसोनिक स्पीड से जब टर्बोजेट इंजन चला रहा होगा, तो रैमजेट इंजन जब ऑन होगा, टर्बोजेट बंद होगा, तो स्पीड ऑफ एयर की एंट्री सबसोनिक से हो रही होगी। और यहां पर जो है वो नैरोवर है। नैरोवर है मतलब डेंस है। यहां पर नैरोवर है, नैरोवर का मतलब डेंस है। और जब यहां पे आएगा डेंस, डेंस हो जाएगा, तो यहां पर क्या होगा? इस एरिया में क्या होगा? यहां पर कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन के बाद यहां पर कंबशन होगा। कंबशन का मतलब यहां पर जो एयर आ रहा है वो जलेगा। और जब एयर आ रहा है जलेगा तो क्या होगा? फिर आप जानते हैं एक्सपेंशन होगा, हवा पीछे फोर्सिबली जाएगा। और इस बार जो सबसोनिक से हवा एंटर की है ना, और पीछे की तरफ जब जाएगा तो उससे तेजी से जाएगा। और सबसोनिक से ज्यादा तेज जो होता है वो सुपरसोनिक होता है। आई होप यू पीपल नो वेरी वेल। और एक्शन जब सुपरसोनिक से होगा तो ये जो इंजन है वो सुपरसोनिक स्पीड से चलेगा। इसीलिए रैमजेट की स्पीड जनरली आपको बताऊं तो इसकी स्पीड तो भले लेस देन 1 मैक थी, सबसोनिक की। इसकी स्पीड जो होती है वो सुपरसोनिक हो जाती है। इसकी स्पीड सुपरसोनिक हो जाती है। सुपरसोनिक में 3 से 6 मैक तक की स्पीड ऑब्वियसली इसरो लिखा हुआ है, गूगल कर लेना। 3 से 6 मैक इसरो ने लिखा है, रैमजेट की स्पीड है। सब बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। सबका आंसर हमको थंबनेल से चाहिए, यस सर। जल्दी बोलो, सबका आंसर हमको चाहिए थंबनेल से, यस सर। बहुत बढ़िया। अब क्या होगा? सुनो, अब क्या होगा? अब रैमजेट से आप स्क्रैमजेट की तरफ शिफ्ट कीजिए, अगला इंजन ऑन होगा। और जैसे ही स्क्रैमजेट इंजन जाएगा, प्लेन की हाइट और ऊपर हो जाएगी, 35 to 45 हो जाएगा। बहुत बढ़िया विकास, आप समझ चुके हैं कि इस प्लेन ने, रैमजेट ने ऑलरेडी एंट्री ऑफ एयर काफी तीव्र कर रखा है, काफी तेज कर रखा है। तो एंट्री ऑफ एयर जो होगा अब वो सुपरसोनिक से होगा। ग्रेट, बहुत बढ़िया विकास, तुमने पकड़ लिया है दोस्त। सबको पता है कि सर सुपरसोनिक से एंट्री होगी और यहाँ पे कंडेंस हो जाएगा। और जैसे कंडेंस होगा, कंप्रेशन फेज हो जाएगा। यहाँ पर जलेगा वो, यानी कंबशन होगा। और जलने के बाद चीजें फोर्सिबली से पीछे जाएंगी, इसको बोलते हैं एक्सपेंशन। और यहां पर पीछे जाएंगे तो पक्का सुपरसोनिक से ज्यादा तेज से जाएंगे। सुपरसोनिक से ज्यादा तेज से जाएंगे, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हाइपरसोनिक। एक्शन हाइपरसोनिक है तो इसका रिएक्शन क्या होगा? इसका रिएक्शन भी होगा मित्र हाइपरसोनिक। इसका रिएक्शन भी होगा हाइपरसोनिक। और पता है इसकी स्पीड कितनी पहुंच जाएगी? इसकी स्पीड 25 मैक, 40 मैक तक चली जाएगी, सुपरसोनिक की स्पीड। सुन लो, सॉरी, ये स्क्रैमजेट इंजन की स्पीड। यानी कहने का मतलब है स्क्रैमजेट इंजन अगर हम लगा लेंगे तो स्पीड जो होगा वो हाइपरसोनिक चला जाएगा, है ना? हाइपरसोनिक चला जाएगा, ये पीपल रिमेंबर। ओके, हाइपरसोनिक चला जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप अच्छी तरह समझ चुके हैं कि टर्बोजेट, रैमजेट और स्क्रैमजेट तीनों का कांसेप्ट क्या है। बोलो भाई, समझ में आया या नहीं? टर्बोजेट, रैमजेट, स्क्रैमजेट तीनों का कांसेप्ट समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक बात देखो, स्क्रैमजेट के अंदर ना कुछ नाम लिखे हुए हैं, देखो। स्क्रैमजेट के अंदर रैमजेट ऑलरेडी लिखा हुआ, RAMJET, रैमजेट ऑलरेडी लिखा हुआ है। और एस और सी ना 2 अल्फाबेट है, यानी रैमजेट के अंदर 2 अल्फाबेट की मीनिंग जोड़ दे तो स्क्रैमजेट हो जाता है। कोई मुझे बता सकता है स्क्रैमजेट का पूरा नाम क्या होता है? व्हाट इज स्क्रैमजेट इंजन? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्क्रैमजेट? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्क्रैमजेट? टेल मी। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ स्क्रैमजेट? टेल मी। नहीं पता। एग्जैक्टली, मनीष ने लिख दिया सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट, यानी कहने का मतलब है एस फॉर सुपरसोनिक, सी फॉर कंबशन। और डेफिनेटली सर, यहां पर जो कंबशन हो रहा है, सुपरसोनिक स्पीड से एयर एंटर कर रही है और यहां पर उसका कंबशन हो रहा है, तो सुपरसोनिक कंबशन। सुपरसोनिक स्पीड से एयर एंटर कर रही है और यहां पे बर्न हो रहा है, दिस इज कंबशन, सुपरसोनिक कंबशन। ओके, दिस इज सुपरसोनिक कंबशन। एवरीबॉडी क्लियर? ये है सुपरसोनिक कंबशन, ये पीपल रिमेंबर। ओके, दिस इज सुपरसोनिक कंबशन। ओके, दिस इज सुपरसोनिक कंबशन। अब आपको समझ में आ गया सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट का मतलब क्या? सुनो, असल में क्या है, मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं, इस रैमजेट बड़ा पॉपुलर हुआ है। कुछ इंफॉर्मेशन सुनो। भारत के पास रैमजेट इंजन है, लेकिन भारत ने बनाया नहीं है। कुछ इंफॉर्मेशन सुनो। इंडिया हैव रैमजेट इंजन, बट इंडिया ने बनाया नहीं है। ओके, इंडिया के पास जो भी रैमजेट इंजन आया है वो सीधा इंडिया गॉट फ्रॉम रशिया। और आप सबको पता है कि रैमजेट से बेटर स्क्रैमजेट है। 2016 में न्यूज में रहा था, आप गूगल कर लीजिएगा, आपको दिख जाएगा। 2016 में न्यूज में रहा था कि स्क्रैमजेट इंजन जो है वो रैमजेट इंजन से, इवन इंडिया ने उसका सक्सेसफुल टेस्ट किया था 2016 में। सो व्हेन इंडिया हैज डन अ सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ स्क्रैमजेट इंजन 2016। लेकिन जब आप गूगल करेंगे, इसरो पर जाएंगे, इसरो ने स्क्रैमजेट के सामने एक तो 2 अल्फाबेट लिखा है, TD।
तो बात ये होती है स्क्रैमजेट टीडी का मतलब क्या होता है। यहां पर आप कभी इसरो की साइट पे जाओगे तो आपको मिलेगा स्क्रैमजेट टीडी। स्क्रैमजेट टीडी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन, सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट इंजन। टीडी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन। टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन में आपको पीछे भी बता चुका हूं ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन इट मींस स्मॉल स्केल पर ये टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है। एट स्मॉल स्केल दिस टेक्नोलॉजी हैज डेवलप्ड। At a small scale, this technology has been developed, and further have need of improvement, मतलब छोटे लेवल पे टेक्नोलॉजी विकसित हो चुकी है, अभी इसको बड़े लेवल पर और ज्यादा विकसित करना है। यही कंसेप्ट है यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, यही कंसेप्ट है आपको जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। At a small level, this technology is developed, further have need of some more improvement. Okay, further have need of some more improvement. और आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर है दोस्त? जल्दी बोलो। एक चीज अभी मुझे ध्यान आ रही है, जीएसएलवी में छूटा हुआ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। क्रायोजेनिक इंजन पे तो मैंने बात ही नहीं की आप लोगों से। दोस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो सर इसका मतलब इंडिया ने स्क्रैमजेट इंजन का सक्सेसफुल टेस्ट कर लिया? बिल्कुल कर लिया है। इंडिया हैव अ स्क्रैमजेट इंजन, इंडिया हैज डन द सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ स्क्रैमजेट इंजन, यू पीपल रिमेंबर। ओके ओके, अब सुनिएगा यहाँ पे, मैं पीछे जाऊं दोस्त। जीएसएलवी जो हम लोग बात कर रहे थे, सर एफबीआर टीडी के बारे में क्या बताए थे? फास्ट, मैंने बोला था राम नारायण, जब मैंने न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ाई थी, मैंने एक रिएक्टर पढ़ाया था, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। और उस समय मैंने कहा था कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर थोड़े लेवल पे तो काम कर रहा है, इसको और ज्यादा एडवांस करने की जरूरत है। सो यू कम हियर, आई विल डिस्कस विद यू अबाउट द जीएसएलवी हियर इन दिस केस। जीएसएलवी, मुझे एक चीज और बोलनी थी कि अबाउट द जीएसएलवी के बारे में देखो, दो तीन चीजें जो कि बहुत जरूरी हैं। फर्स्ट टू स्टेज ऑफ जीएसएलवी आर सिमिलर टू पीएसएलवी। फर्स्ट टू स्टेज ऑफ जीएसएलवी आर सिमिलर टू पीएसएलवी। जीएसएलवी के प्रथम दो चरण पीएसएलवी के समान हैं। जीएसएलवी के पहले दो चरण पीएसएलवी के समान हैं। जीएसएलवी के प्रथम दो चरण पीएसएलवी के समान हैं। सो जीएसएलवी के प्रथम दो चरण पीएसएलवी के समान है, ध्यान रखिएगा। सो जीएसएलवी के प्रथम दो चरण पीएसएलवी के समान है, वन पार्ट। और जो भी पीएसएलवी जो प्रथम जो चरण जीएसएलवी के साथ समझना, असल में क्यों? क्योंकि वी आर यूजिंग द सेम नेचर ऑफ प्रोपेलेंट, बिकॉज वी आर यूजिंग सेम नेचर ऑफ प्रोपेलेंट, क्योंकि हम सेम तरह के प्रोपेलेंट ही यूज करते हैं। आपको पता है पहले स्टेज के जीएसएलवी में सॉलिड डोसेज में लिक्विड, वही जो हम लोग पीएसएलवी में यूज कर रहे थे वही जीएसएलवी में भी यूज करते हैं, सॉलिड एंड लिक्विड। ओके, वही जो हमने वहां यूज किया था सेम हम लोग यहाँ यूज करते हैं, सॉलिड एंड लिक्विड। ओके, वही हम लोग यहाँ भी यूज करते हैं, सॉलिड लिक्विड। बट अब इसी में एक्स्ट्रा पॉइंट जो है छूट गया था। बट थर्ड स्टेज इज टोटली डिफरेंट। किंतु तृतीय चरण पूरी तरह से भिन्न है। बट थर्ड स्टेज इज टोटली डिफरेंट, बट तृतीय चरण जो है पूरी तरह से भिन्न है। दैट इज क्रायोजेनिक स्टेज, क्रायो CRYO, दैट इज क्रायोजेनिक स्टेज, दैट इज क्रायोजेनिक स्टेज, CRYOGENIC, दैट इज क्रायोजेनिक स्टेज। बट तृतीय चरण पूरी तरह से भिन्न है। बट तृतीय चरण पूरी तरह से भिन्न है, जिसको हम लोग कहते हैं क्रायोजेनिक स्टेज। किंतु तृतीय चरण पूरी तरह से भिन्न है, ओके, जिसको हम लोग कहते हैं क्रायोजेनिक चरण। अब बात होती है क्रायोजेनिक है क्या, तो यहां बता दूं, क्रायोजेनिक इज अ लो टेम्परेचर बेस्ड टेक्नोलॉजी। क्रायोजेनिक इज अ लो टेम्परेचर बेस्ड टेक्नोलॉजी। क्रायोजेनिक इज अ लो टेम्परेचर बेस्ड टेक्नोलॉजी, यानी क्रायोजेनिक एक कम तापमान पर आधारित तकनीकी है। क्रायोजेनिक कम तापमान पर आधारित तकनीकी है, ध्यान रखिएगा। क्रायोजेनिक इज अ लो टेम्परेचर बेस्ड टेक्नोलॉजी, क्रायोजेनिक कम तापमान पर आधारित तकनीकी है। ओके, क्रायोजेनिक इज अ लो टेम्परेचर बेस्ड टेक्नोलॉजी, क्रायोजेनिक कम तापमान पर आधारित तकनीकी है। ओके, अब सुनिएगा, क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट में विद इन द क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट लिखो, विद इन द क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट लिक्विड हाइड्रोजन यूज्ड एज अ फ्यूल एट -253 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। Okay, within the cryogenic propellant, liquid hydrogen used as a fuel at -253 degree Celsius temperature. Okay, तो लिख लीजिएगा, द्रवित हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में -253 डिग्री सेल्सियस पे यूज करते हैं। क्रायोजेनिक प्रोडक्टों में या क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट में लिक्विड हाइड्रोजन, द्रवित हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में -253 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर यूज करते हैं। क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट में क्या होता है? क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट में हाइड्रोजन को लिक्विड फॉर्म में रखते हैं। सबको बताया था गैसेस नेचर ऑफ फ्यूल को ले जाना खतरा से कम नहीं है, तो हम उसको क्या करते हैं, उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं लिक्विड नेचर ऑफ प्रोपेलेंट में। ओके, उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं इस फॉर्म में।
ओके एवरीवन, उसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। मैंने सिर्फ बोला क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट में, अरे भाई क्रायोजेनिक इंजन में कौन सा प्रोडक्ट होगा? क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट। तो जो क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट होता है उसका लिक्विड लिखा था, लिक्विड एज एन फ्यूल के फॉर्म में यूज करते हैं -253 डिग्री सेल्सियस पे। सो इन क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट लिक्विड हाइड्रोजन यूज एज अ फ्यूल एट -253 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर, जो लिखा हुआ है। एंड लिक्विड ऑक्सीजन, शॉर्ट में LO2, लिक्विड ऑक्सीजन यूज एज एन ऑक्सीडाइजर, लिक्विड ऑक्सीजन यूज एन ऑक्सीडाइजर एट -183 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर। इसका मतलब हम द्रवित ऑक्सीजन को एज अ ऑक्सीकारक के रूप में यूज करते हैं और द्रवित ऑक्सीजन के लिए -183 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर यूज करते हैं। और वहीं पर सोचो कितना कम माइनस में टेंपरेचर चाहिए, और यही क्रायोजेनिक का मतलब होता है लो टेंपरेचर। आपको खुद दिख गया होगा सर, -83 183 -253, वेरी वेरी लो टेंपरेचर वी आर गोइंग टू मेंटेन हियर, very very low temperature we are going to maintain here. I hope you people understood. So -253 -183 degree Celsius temperature we are maintaining here inside. Not getting clear? ये बताओ समझ में आया या नहीं? लेकिन ये चीज तो सबको समझ में आ गई होगी कि गैसेस नेचर ऑफ फ्यूल में फ्यूल को ले जाना खतरे से खाली नहीं है। इससे पीछे भी हम लोगों ने बात किया था, गैसेस नेचर ऑफ फ्यूल आर डिफिकल्ट टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, गैसेस नेचर ऑफ फ्यूल आर डिफिकल्ट टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। What is the purpose of the lowering temperature? सिद्धिति बच्चा सुनो, लोअरिंग टेम्परेचर पे ही गैस होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। हम लोग को फिर बोले थे गैसेस नेचर ऑफ फ्यूल अच्छा नहीं है आसान से ले जाना। तुम लोग इसका मतलब एनर्जी चैप्टर मेरे से नहीं किया, तुमको बार बार बोले थे स्पेस पे आने के पहले एनर्जी कर लो। नहीं समझ में आ रहा है? जवाब ही नहीं दे रहे थे। मैंने बोला था ना एनर्जी कर लो, एनर्जी की मदद से स्पेस समझ में आएगा। स्पेस कर लो, स्पेस के बाद आईसीटी समझ में आएगा। प्रॉब्लम क्या है ना, तुम लोग एबीसीडी छोड़ दियो, सीधे आगे EFGH, एबीसीडी पता ही नहीं है। तो भैया हमको बहुत दिक्कत होती है, बता रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है ना, हम कोशिश करते हैं सबको समझा दें, जो हम नहीं कर पाएंगे। आप अपने हिसाब से आइए, 4 लोग फिर आ जाइएगा। हम नहीं समझाएंगे प्रभु, नहीं समझा पाएंगे, हमारे पास का नहीं है। प्रॉब्लम क्या है ना, तुम लोग हो हम बेशरम, बेशरम है ना, कहने के बाद भी क्लास मिस करते हो। बेशरम ही हो तुम लोग और सोचते हो कि तुमको पता दे। IAS बनने के लिए सोच रहे हो, इतनी बड़ी नौकरी जिसके बाद तुम लोग का क्या होगा तुम लोग जानते हो, और सोचते हो पका पकाया मिल जाए खाने को। यही प्रॉब्लम है। आज की जनरेशन क्या है जानते हो? कलाम साहब गलत नहीं कहते थे। कलाम साहब कहते थे, रवि जानते हो, जो नई जनरेशन है, इंडिया इज दैट कंट्री इन द वर्ल्ड जिसके पास इतना बड़ा पोटेंशियल है कि दुनिया में वो कहां नहीं जा सकता है। रीजन, मैक्सिमम नंबर ऑफ यूथ इन इंडिया ओनली। मैक्सिमम नंबर ऑफ यूथ, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यूथ कहां रहता है? इंडिया में रहता है। पर प्रॉब्लम क्या है? कि जो इंडिया में मैक्सिमम नंबर ऑफ यूथ रहता है ना, एक कन्वे नहीं करना चाहता है। हमसे स्टूडेंट आके पूछता है, सर कोनो 40 पन्ना के नोट्स दे दीजिए ना, हम IAS बन जाए। हम उससे बोले 40 पन्ना के नोट्स में IAS बन जाते तो तुमको लगता नहीं है कि दुनिया के सारे बंदे आज IAS बन जाते? मतलब तुम लोग आज भी 40 पन्ना और 30 पन्ने का नोट्स पढ़ते हो IAS के लिए सिलेक्शन। कह रहे बुक्स पढ़ोगे नहीं तो नॉलेज होगा ही नहीं। स्टैंडर्ड बार बार कहा जाता है, स्टैंडर्ड बुक पढ़ो, एक बुक पढ़ो, 50 बार पढ़ो, कंसेप्ट आता है। ठीक है, तो आप लोग हमसे भी वही एक्सपेक्ट करते हैं। हमको कई बच्चे बोले हैं, सर 10 लेक्चर में साइंस टेक खत्म हो जाता है। यहाँ देखो 20 में तो अभी तो एनर्जी बढ़िया खत्म हुआ, अभी स्पेस टेक्नोलॉजी बढ़िया खत्म हो रहा है, अभी तो हम तीसरे पे पहुंचे ही नहीं है। ठीक है, हमसे एक्सपेक्ट ना करना। हमसे फिर अगर एक्सपेक्ट करते हो 50 पन्ने में, तो हम तुमको सही बता रहे हैं ना। तुम्हारे पापा को बुला लें, कहेंगे इसको जूता मारो, डंडा मारो, जो जिससे मारना चाहते हो। तुम्हारा बच्चा बहुत बड़ा आलसी है और कलाम साहब की बात इसी के ऊपर लागू होती है। इंडिया इतना बढ़िया कंट्री है, मैक्सिमम नंबर ऑफ यूथ इज अवेलेबल इन इंडिया, बट स्टिल हम लोग आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। क्यों? हम व्हाट्सएप, फेसबुक, ये लेन देन, वो लेन देन है ना, बड़ी जात, छोटी जात, ये धर्म, वो मजहब, ये खून, वो खराबा, इसी फंस गए हैं हम लोग। कैसे उसको हम गलती तरीके से पैसा छीन लें, कैसे हम उससे आगे बढ़ जाए, उसको मारकर कंपटीशन करके आगे बढ़ना ही नहीं है। और जब तक कंपटीशन चाइना से बट सीखना ही नहीं है, सीखना पाकिस्तान से है। तुम्हारा कंपटीशन इतना गंदा कंट्री है तो कहां से तुम आगे बढ़ोगे? चलिए छोड़िए, अब क्या हम बात करें। चलिए, खून खोल जाता, लेकिन सब फालतू बात। पढ़ाएंगे थोड़ी ना, 2 मिनट बचा, इसको जाना हो जाए, जो पूछना पूछ लीजिए। चलिए अगला हेडिंग ला लीजिए। अब अगला हेडिंग है स्पेस मिशन। दुनिया का स्पेस मिशन, भारत का। कल तुम लोग को चंद्रयान, मंगलयान, गगनयान सब लाइन से, एस्ट्रोसैट सब लाइन से। हम क्या सही बोल रहे हैं? तुम लोग है ही हो, क्लास मिस करके आते हो, दिमाग हमारा खराब करते हो। तुम लोग नहीं, प्रॉब्लम तुम लोग का नहीं है, प्रॉब्लम हमारा है। पागल हम ही है जो सोचते हैं सबको सिखा दें। आए हैं सब है ना, माँ बाप का सब सपना तोड़ेंगे सब, है कि नहीं? माँ बाप भी सब जो देख रहे हैं सब, है ना, हमारा बच्चा बच्चे अगले साल IAS बन जाएगा। सब बेवकूफ बना रहे हैं अपने माँ बाप को, सब बेवकूफ बना रहे हैं। सर साइंस एंड टेक इतनी पसंद है कि सपने में भी आता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज थोड़ा लेट हो गए थे सर, तो हम क्या करें, लेट हो गए। क्यों तुम लेट हुए थे? कोई बात नहीं बच्चा, रिकॉर्डिंग देखना, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है, हम भी लेट हो जाते हैं। फर्स्ट टाइम स्पेस इज इंटरेस्टिंग टू मी। बांसुरी, अच्छा तुम लोग तारीफ कर रहे हैं सर, गुस्सा ना करें, हम सब जान रहे थे, बहुत चालू चीज, हम तुम लोग रग रग से वाकिफ हैं सर, हम जमजम जान रहे हैं। सर मींस के आंसर चेक करवाए थे सर, कितना इंप्रूव करना होगा? अच्छा, इट इज आवर ओन ड्रीम सर। हाँ, चलो हम सब जानते हैं, स्टूडेंट को सब बहुत चालू होते हैं, सब अपना मतलब निकालते हैं टीचर को, उसका आगे सुना कब कुछ वो निकलते हैं। लव यू सर, लव यू टू।
हम 1 मिनट और है भाई। सुबह मॉर्निंग के 7 o'clock से अभी तक क्लास लिया है मैंने। कब तक लिया? 5 o'clock। और फिर चंद्रा लेआउट से सीधा यहाँ होटल में आया हूँ। इट्स अ 4 किलोमीटर। ओके कि भाई अनअकैडमी वाले बच्चों का नुकसान ना हो जाए। तो क्या घंटे क्लास हो गया? 9 3 3 3 9 2 घंटे ये 11। और अभी एक कह रहे हैं कि सारे स्पेशल क्लास भी ले लो। अभी देखते हैं। पहली बार स्पेस में टर्म्स में इतनी क्लियरिटी आ गई है सर। थैंक यू सर। अच्छा तुम लोग ना हमको तुम लोग खुश करने की कोशिश कर रहे हो, हम सब जानते हैं, ठीक है। सब जो पढ़ाते हैं एकदम दिमाग में घुस जाता है। खूब भी ना बोला करो यार। मेंस आंसर राइटिंग सेशन लाइए सर। चलिए मेंस आंसर राइटिंग सेशन हम लाते हैं। लव यू टू, लव यू टू। मेंस आंसर राइटिंग सेशन हम देखते हैं, अभी ही लाते हैं। स्पेशल क्लास देखते हैं अभी आधे घंटे बाद हम शुरू करते हैं। देखते हैं अभी प्रेशर आ रहा है मेंस एक, क्योंकि कोई 22% कोई छूट उठाया है क्या है अकेडमी पर, तो ऐसा कुछ अगर हम देखते हैं भाई। तो भाई हम इसके पार्ट है ना, तो हम अपना कैसे कुछ कहें ना। तो ओके सर, तो अब हम जाएं। 2 मिनट हो गया। थैंक्स सर फॉर मेंस आंसर राइटिंग। लाते हैं मेंस आंसर राइटिंग पे लाते हैं भाई। सर सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए कोई एजुकेटर बता दीजिए। अच्छा क्या हमको नहीं पता। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जाओ भाई जाओ, फिर जाओ, हो गया तुम। अच्छा हेडिंग डाल देना, कल हमको बता देना कि स्पेस मिशन पढ़ना है, बाकी छोड़ देना, हम आगे समझ जाएंगे क्या पढ़ना है, ठीक है। हम एक दिन तुम लोगों को सोच रहे हैं पीपीटी से पढ़ा दें, ठीक है। क्योंकि आज लेक्चर ऐसा है जहाँ पे बहुत सारा पीपीटी। स्पेशल क्लास टाइमिंग कल है, स्पेशल क्लास टाइमिंग, और आज भी कह रहे हैं कुछ देखते हैं, है ना। आज जो है देखते हैं यूट्यूब। तुम लोग टेलीग्राम पे हो ना सब लोग? एवरीबॉडी इज ऑन टेलीग्राम? हाँ तो ठीक है, टेलीग्राम पे अपडेट आ जाएगा। चलिए अभी टेलीग्राम पे अपडेट आ जाएगा, अभी लेता हूँ। कल तो है ही बायोलॉजी वाला क्लास शाम को 9 बजे, आई थिंक 9 बजे से 9 से 10। हाँ कल बायोलॉजी है, आज वाला देखते हैं। चलिए थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।